हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में या इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने तकरीबन आपके 1500 के आसपास 1200 से 1500 के आसपास हमने क्वेश्चंस किए हैं और इसका यह सेकंड पार्ट है। टोटल मिलाकर आपके 2000 क्वेश्चन की यह सीरीज जो कि आपकी दो पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो इसका एक पहले पार्ट आ चुका है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत सारा लगभग 70 से 75% हरियाणा के प्रश्न इसमें आपके कवर हैं। मैं कंसेप्ट वाइज की बात कर रहा हूँ। तो चलिए आज के पार्ट को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत कितना है? तो 50% है। यानी कि जो आपकी पंचायतें कहाँ पर होती हैं? ग्रामीण स्तर पर होती हैं पंचायतें। तो उनमें आपका 50% अब महिलाएं बनेगी सरपंच। 50% मेल और 50% फीमेल। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह इस पर काफ़ी जोर भी दिया गया था इन्हीं बातों को लेकर कि महिलाओं की 50% की भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि यह करंट का भी प्रश्न है, तो इस वजह से भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें, वह ज़िला जहां पहली बार हरियाणा में ई चलान लागू किया गया, तो गुरुग्राम है वह ज़िला जहां पहली बार हरियाणा के अंदर ई चलान लागू हुआ है। तो याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखेंगे कि हरियाणा में अगर हम बात करते हैं सबसे टेक्निकल ज़िला कौन सा है? गुरुग्राम ही है। क्यों? क्योंकि यह सपनों की नगरी है आपका और यहाँ पर औद्योगिकरण कुछ ज़्यादा ही है और वैसे भी एक विकसित हमारा ज़िला है। कौन सा? गुरुग्राम। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ें बिल्कुल पहले ही आ जाती हैं, तो आप इसको वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं तो गुरुग्राम का जन्म होता है या फिर गठन होता है, तो इसका गठन होता है जब हरियाणा बनता है। कब बनता है हरियाणा? 1966 में। तो जो 7 राज्य बने थे हरियाणा गठन के समय, उनमें से एक गुरुग्राम भी था। तो गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा हुआ है। वैसे तो मैंने इसके आपके गुरुग्राम के लिए बहुत सारे ट्रिक्स करवा रखे हैं, जैसे कि इसके अंदर एक है दमदमा झील। दम दमा दमदमा। तो आप लोग कैसे करेंगे? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, गुरु का ग्राम है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इनका नाम रखा गया है गुड़गांव। देखिए, गुड़गांव में एक वर्ड आता है गुड़। जब भी आपको देखने को मिले गुड़, तो आप याद रखिए कि गुड़ हमारे क्या है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वह बनाते भी थे, खाते भी थे। जो गुड़ खाते थे तो वह गुड़ के कारण ही काफ़ी उनके अंदर जान होती थी, ताकत होती, यानी दम होता था। तो दम दमा दम होता था किनके अंदर? हमारे बुजुर्गों के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई गुड़ खाते थे। तो गुड़ग्राम और दमदमा। तो इस प्रकार से आप ट्रिक्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ याद कर सकते हैं। मैंने बात की थी 1966 की। 1966 में क्या पता यह क्वेश्चन ना आए कि 7 जिले कौन कौन से थे, लेकिन यह आ सकता है कि उस समय जो 7 जिले बने थे उनमें से सबसे बड़ा कौन सा था या फिर सबसे छोटा कौन सा था। तो उनमें सबसे बड़ा था आपका हिसार। ध्यान दीजिएगा, आज हिसार सबसे बड़ा नहीं है, क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे छोटा था आपका कौन सा था? सबसे छोटा था आपका जींद। अगर मैं 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो अब हिसार सबसे बड़ा क्षेत्र में नहीं है, अब कौन सा हो गया है आपका? सिरसा। और सबसे छोटा कौन सा हो गया क्षेत्रफल में आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद। ठीक है, तो आप ऐसे करके अगर एक दूसरे के साथ रिलेट करोगे कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, गुरुग्राम का एक पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना कि 2011 के डेटा के अनुसार गुरुग्राम सबसे पढ़ा लिखा शहर है और यहीं पर सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? 854। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेवात के अंदर है 2011 के डेटा के अनुसार। और हरियाणा का कितना था? अगर कुल हरियाणा की बात करें 879। सबसे कम 854 गुरुग्राम में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा 906 पूरे हरियाणा का 879, लेकिन मेवात का 906। मेवात की क्या खास बात है? लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और पढ़ी लिखी जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोनों पॉइंट है, एक दूसरे के साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? HSIIDC, हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको हिंदी में अगर हम बात करें, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं
अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। यह कंपनी हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में काम करती है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और 1967 में क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान है तो बताइए। जो आपके हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह, वह बने थे उनकी पार्टी से। जब भी डेट्स आए तो ऐसे कैलकुलेट किया करो। वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है तो महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ की स्थापना कब होती है, 1966 में। महेंद्रगढ़ के अंदर डोसरी पहाड़ियाँ हैं, नारनौल है। नारनौल क्या है, महेंद्रगढ़ का वहाँ पर मुख्यालय है। और इसी वजह से यह क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा का एक ऐसा या एकमात्र ऐसा ज़िला कौन सा है जिसका मुख्यालय स्वयं के अंदर ना होकर किसके अंदर है, आपका नारनौल के अंदर है। डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर है। जो आपका महेंद्रगढ़ है, यहाँ सरसों सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते ही हो कि उस तरफ पड़ जाता है, दक्षिण हरियाणा में यह आता है। और वहाँ पर क्या है, पानी की कमी है। मतलब इतना पानी नहीं है जितना कि उत्तरी हरियाणा के अंदर है, जैसे कि कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा पानी है, उस तरफ पानी नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत कम पानी खाई ऐसी फसल उगाई जाती है। तो सरसों आपको ध्यान रख लेना है। दूसरी बात, महेंद्रगढ़ क्या है, अगर आप देखोगे तो महेंद्रगढ़ को 3 तरफ से राजस्थान घेरता है। यहाँ पर है आपका महेंद्रगढ़, ये आपका राजस्थान है। तो आप यहाँ से भी एक थोड़ा सा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हरियाणा का एक ऐसा ज़िला जिसको 3 तरफ से राजस्थान की बाउंड्रीज घेरती हैं, तो वह कौन सा है, आपका महेंद्रगढ़। चलिए इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक है यह होगा आपका कोच, यानी कि बात कर रहे हैं कोच को दिया जाता है, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता की मतलब जब वह एक अच्छा परिणाम आता है तो उसके लिए दिया जाता है, किसको, खेल को, यानी खेल के कोच को। तो गुरु विशिष्ट अवार्ड आप वैसे ध्यान रख ही सकते हैं कि कोच मतलब कि गुरु, तो गुरु को गुरु विशिष्ट अवार्ड ही दिया जाए। अगर हम बात करें, यह थी हरियाणा के द्वारा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर, तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य है। देखिए यहाँ पर भी गुरु है और यहाँ पर भी गुरु है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य हरियाणा में नहीं दिया जाता, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, यह भारतीय सरकार के द्वारा दी जाएगा नेशनल स्तर पर। ठीक है। इसके बाद हम मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों के उच्च पुरस्कार है, खिलाड़ियों का उच्च पुरस्कार है कौन सा, मेजर ध्यानचंद। क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे, तो आप वहाँ से ध्यान रख लेना कि भाई एक गुरु थे, एक खिलाड़ी थे, गुरु नहीं थे, खिलाड़ी थे, तो इसी वजह से खिलाड़ियों को यह दिया जाएगा। पहले इसका क्या नाम था, पहले था इसका नाम राजीव गांधी, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है। तो यही सोचा होगा कि उसी इंसान के नाम पर इसका भी नाम रखा जाए जो पहले खिलाड़ी रहा हो। जो आपके अर्जुन अवार्ड है, जो आपके अर्जुन अवार्ड है 1961 में इसकी शुरुआत होती है, भारत सरकार के द्वारा यह दिया जाता है, खिलाड़ियों को यह दिया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद है इसमें क्या होगा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यह पुरस्कार है भारत का मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के लिए। तो उसमें इसकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, 25 लाख रुपए इसमें खिलाड़ियों को मिलते हैं। यह अवार्ड 1991-92 में शुरू हुए थे। अब तक मेजर ध्यानचंद 60 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मिल चुका है। तो काफ़ी बारीकी के पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 गुरुओं का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। गुरु द्रोणाचार्य जो कि आपने काफ़ी फेमस है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, तो वह दिया जाता है आपका नेशनल स्तर पर। और गुरु विशिष्ट यही आपका राजस्थान के अंदर भी दिया जाता है, यही हरियाणा के अंदर दिया जाता है। तो काफ़ी पतले से बारीकी से पॉइंट हैं, इनको आपको कहीं लिख लेना चाहिए। हाँ, पीडीएफ मांग रहे हैं, जो पहला पार्ट है तो बता दूं, पहले और सेकंड दोनों पार्ट्स की पीडीएफ अब टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, आपका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए, यह है रहा आपका टेलीग्राम। अगर आप सर्च करेंगे द टीचर्स 02 और इस प्रकार का एक आइकन आएगा, उसको देख लेना। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की नज़र से, हरियाणा भारत में कौन सा स्थान पर आता है, तो 21वें स्थान पर आता है। जनसंख्या में 18वें स्थान पर। जनसंख्या पूरे भारत का 0.9% और क्षेत्रफल 1.34%। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रिलेट करके पढ़ने पर काफ़ी इजी लगते हैं और रिलेट करके ही पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक क्षेत्रफल, एक तो एक क्षेत्रफल में यानी कि आपका एरिया वाइज हरियाणा कौन से स्थान पर है, क्योंकि अभी कितने हैं, अभी 28 आपके क्या है राज्य है और 8 यूटी है। लेकिन यहाँ पर जब भी आपसे इस प्रकार का डेटा पूछेगा तो 2011 के अनुसार ही वो पूछेगा।
तो आप याद कैसे रखेंगे, एरिया वाइज और आपका पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या वाइज। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका एक है 21 साल मैरिज के लिए किसकी एज बोली गई है, लड़के की, और 18 साल लड़कियों की एज बोली गई है लीगली, कि अगर लड़की 18 साल की हो जाती है तो कानून की नज़र से वह अब शादी करने के लिए शादी कर सकती है, और लड़का 21 साल का। तो यह दोनों के दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। जो लड़का है उसको हम जोड़कर देखते हैं आपका एरिया, यानी कि आपके खेत, लैंड, क्षेत्र, कि भाई अब इसका अगला वंशज कौन है, ये है, यह प्रॉपर्टी देखेगा, पूरे जो बीघा है, खेत है। तो वहाँ से आप क्षेत्र को याद कर लीजिएगा कि क्षेत्र का काम यानी लैंड का काम कौन देखेगा, अब लड़का देखेगा। तो इस वजह से 21वां स्थान है, लड़के की कौन सी एज थी, 21, तो 21वें नंबर है अपना 2011 के। और जो लड़कियां हैं इसको आप जनसंख्या वाला वर्ड पकड़ो, जैसे कि जनसंख्या है, जनसंख्या ग्रोथ, जनसंख्या आगे मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बढ़ोतरी में लड़कियों का एक अहम योगदान है, क्योंकि लड़कियां घर पे रहती हैं, हमारी माताएं, तो उनको अपने बच्चों को पालती हैं, पलोसती हैं। तो इतना शायद एक लड़का ध्यान नहीं रख पाता, एक फादर ध्यान नहीं रख पाता अपने बच्चे का जितना कि माँ रख पाती है। तो 18 साल की लड़की कानून की नज़र में शादी करने के लिए तैयार है। तो 18 लड़कियों की एज से और 21 लड़के की एज से, तब भी अगर आपको कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जनसंख्या आपकी 2.09% है पूरे भारत के अगर हम बात करते हैं। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 1.34%। और जब हम पंजाब से अलग हुए थे, देखिए जैसे कि ये मैंने नीचे वाला हरियाणा लिख दिया, चलिए ये दोबारा लिखता हूँ मैं, क्योंकि हमें कम क्षेत्रफल मिला था, तो मैंने ये नीचे वाला HR हरियाणा लिख दिया और ऊपर वाला पंजाब यानी कि PNB लिख दिया। जब हम हरियाणा से अलग हुए थे तो हमें लगभग आपका 34 दशमलव कुछ प्रतिशत हिस्सा मिला था, और इसको कितना मिल गया था, पंजाब को 65 दशमलव कुछ हिस्सा। तो पंजाब को जाहिर सी बात है कि हमसे ज़्यादा मिला होगा। तो हमारे पास उस टाइम पे एक क्षेत्र था 44,212 वर्ग किलोमीटर, और इतना ही क्षेत्र ये तब का सेम है। तो इतना ही क्षेत्र आज है, इतना ही 2011 में था और इतना ही 1966 में था। तो कई बार इस प्रकार की वर्डिंग आपके साथ पूछ ली जाती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया है। तो सुग वह स्थान है जिसका चीनी यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण किया, यानी यहाँ पर आया, देखा और अपनी बुक्स वगैरह में उल्लेख भी किया है। तो जो चीनी यात्री है ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई चीनी यात्री आए हैं और कई अलग अलग राजाओं महाराजाओं के शासनकाल में आए हैं। तो उनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड करती है, और सिर्फ चीनी यात्रियों पर नहीं, कौन कौन दूसरे देश का भारत में आया, तो उन सब के ऊपर, वास्को डी गामा आया या फिर कोई और आया, हेनसांग आया, तो उन सब के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो अपलोड कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मिनट ख़राब हो। तो चलिए, हाँ एक बात ज़रूर यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, जो आपका एक चीनी यात्री है इसके अलावा, ये तो युआन चुआंग है, इसके अलावा हेनसांग, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल। अगर नेशनल स्तर पर पूछ ले जाए कि भारत के पहले नागरिक कौन है, तो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री पर क्लिक कर आ जाते हैं। नहीं भाई, भारत के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, प्रमुख होते हैं हमारे पूरे भारत के। तो उसी प्रकार से पूछा कि राज्य के प्रशासन के लिए तो राज्यपाल आएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री मत कर देना, बस यही सिली मिस्टेक है जो कि आपके सिलेक्शन को रोक देती है। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किया जा रहा है, तो वह है आपकी PPP यानी परिवार पहचान पत्र, और इसका प्रचलन अभी 2020 के बाद ही हुआ है ज़्यादातर। तो इसको देख लीजिएगा। क्षेत्र की नज़र से लघुत्तम बने जीव अभयारण्य कौन सा है, तो छिलचिला। देखिए जो यह वर्ड आपको दिख रहा है जीव अभयारण्य, हरियाणा में ये कितने हैं, 8 हैं, 8। और आपके 2 पंचकुला में है, एक आपका कुरुक्षेत्र में है। तो जो कुरुक्षेत्र वाला है वह है आपका सबसे छोटा। एक है आपका सिरसा के अंदर जो आपका बहुत बड़ा है, 29,000 एकड़ के आसपास है वो सिरसा। देखिए सिरसा में है अबूब शहर, अबूब शहर के नाम से है एक वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर। तो उसको कैसे रखें, अबूब शहर मतलब अलग सा शहर। अगर आप मैप देखोगे तब भी मैप आप देखोगे, कभी भी ध्यान से देखना हरियाणा का मैप, आपको सिरसा एक अलग सा लगेगा, क्योंकि ऊपर है और यहाँ NH-44 को कनेक्ट नहीं करता उसी तरफ। और उन बेचारों को तो, बल्कि सिरसा वालों को तो अगर कुछ काम होता है जैसे कि पंचकुला आना या फिर चंडीगढ़ आना, तो बहुत सारा उनका टाइम निकल ही जाता होगा, तो एक अलग सा लगता है उस तरफ। कौन, सिरसा, सिरसा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कहाँ पर, सिरसा में।
तो उस प्रकार से याद रख लीजिएगा। सबसे छोटा है आपका कुरुक्षेत्र में जस्ट 71 एकड़ का। याद कैसे रखें, देखिए छिलछिला मतलब कि छील दिया, और छिले कौन गए थे, बहुत सारे लोग महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। हाँ ये लिख रखा 29,000 एकड़ है सबसे बड़ा सिरसा में, और एक काले तितर के लिए फेमस है। तो एक ये सबसे छोटा सबसे बड़ा, दो तो यही है। हाँ दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, खोल ही रेतान, यह कहाँ पर आपके मोरनी हिल्स में है, खोल ही रेतान। और एक बीर शिकारगढ़, यह है आपके कहाँ पर बोला मैंने, पंचकुला के अंदर बोला है, ठीक है, पंचकुला में है ये दोनों। कौन कौन से, खोल ही रेतान और बीर शिकारगढ़। कैसे याद रखोगे, देखिए बीर शिकारगढ़ मतलब शिकार करना, और खोल ही रेतान यानी शैतान, कोई शैतान ही होगा जो कि शिकार करेगा। हम इस प्रकार से ट्रिक बनाएंगे। और शिकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर पहाड़ियाँ वादियाँ इस प्रकार के होते हैं। और मोरनी हिल्स है जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो मोरनी हिल्स में ही है ये आपकी। तो इस वजह से आप कनेक्ट करके हमेशा पढ़ोगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में वैसे तो बता ही दिया आपको, कि जैसे कुरुक्षेत्र है, स्थापना कब होती है, 1973 के अंदर होती है। आपकी एग्जैक्ट डेट थी आपकी 3/1/1973, ठीक है साहब। और इसके अंदर क्या फेमस है, आपका महाभारत का युद्ध हुआ था, और आपका ब्रह्म सरोवर यहीं पर है। गीता जयंती का मेला अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और यहीं पर हर वर्ष गीता जयंती का मेला लगता है। ज्योतिसर यहीं पर है आपका, बिरला मंदिर भी आपका यहीं पर बना हुआ है, जो आपका हर्ष का टीला है। और एक और है आपका हाँ हर्ष का टीला, और आपका भद्राकाली माता का मंदिर, और एक आपका शेख चिल्ली का मकबरा, हाँ शेख चिल्ली का मकबरा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। तो जब भी वर्ड आता है तो उसको पकड़ लिया करो, उसको इतना पीट दिया करो कि वह उसकी जान ही निकल जाए। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपके जो हरियाणा में आलू है किस शहर में होता है, कुरुक्षेत्र में। शकरकंदी कहाँ पर होती है, कुरुक्षेत्र में। और जो आपका अभी CM जिला है वह कौन सा रहेगा, कुरुक्षेत्र। और CM सिटी रहेगा आपका लाडवा। और जो आपका कुरुक्षेत्र है, यह है आपका हरियाणा विधानसभा की सीट कुरुक्षेत्र के नाम पर नहीं है। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी हरियाणा विधानसभा की सीट उसके नाम पर ना हो। चलिए हाँ, इसके अंदर पेहवा है, और लाडवा भी इसी के अंदर है, और एक थानेसर है, ठीक है, और एक आपका शाहबाद है। चलिए आगे अगर हम बात करें, तो महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितने, 31,000 रुपये। जैसे कि कोई लड़की है वह खेल रही है, उसकी तो जब भी उसकी शादी होगी तो 31,000 रुपये अगर वह इस स्कीम के लिए आवेदन कर देती है तो 31,000 रुपये उसको मिलेंगे। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुर्रहमान का संबंध अब्दुर्रहमान खां का संबंध कहाँ से था, तो झज्जर से था। और जब भी झज्जर आए तब आपको इस बात का नहीं भूलना कि यहाँ से हमारे प्रथम मुख्यमंत्री का संबंध रहा है बेरी झज्जर से। और झज्जर से ही अब की बार पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 मेडल यहीं से आए हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने पदक जीते, तो 21। देखिए 2021 का प्रश्न है, 2025 आ चुके हैं, इतना पुराना तो नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें हाँ लेकिन यहाँ पर आ सकता है अभी, क्योंकि 2024 में ओलंपिक हुए हैं तो आ सकता है ओलंपिक के। तो ओलंपिक को रट लो, उसके PDF निकलवा लो, PDF दीवार पे लगा दो भाई। 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि हरियाणा का मंत्रिमंडल, हरियाणा से जो अभी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और तीसरा आपका ये वाला कौन सा, जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें हरियाणा का क्या योगदान है। तो 3 टॉपिक हैं, तो 3 में से 1-2 प्रश्न तो आपका 101% आएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम कभी भी दे लेना, हाँ 24, 25, 26 के अंदर। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि यह कुछ ऐसे है टॉपिक जो आपको बिल्कुल मुँह जुबान पर याद होने चाहिए। और हाँ, आपके लिए मैंने बिल्कुल पहले से ही इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से उनकी तस्वीरें लगाकर अच्छे फॉर्मेट में उनको पहले ही बना रखा है, और तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दी है, और टेलीग्राम पर भी सारे वीडियो उपलब्ध हैं, बस आप देख लिया करो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय के लिए राज्यपाल रहे, तो वो थे आपके दूसरे, आपके क्या थे ये, BN चक्रवर्ती हमारे दूसरे राज्यपाल। हरियाणा की बात करें, राज्यपाल की बात करें हम, ठीक है। पहले राज्यपाल कौन थे हमारे, धर्मवीर या फिर धर्मवीर अभी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, BN चक्रवर्ती का, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आपका पूछ लिया जाए सबसे कम, जो आपका सबसे कम कार्यकाल है, एक वर्ड आप ध्यान रख लो, ओम प्रकाश, OP मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। अगर बात करें ओम प्रकाश, अगर के साथ में लगा दूं शर्मा, तो यह हो गई जी आपके हरियाणा के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल सबसे
कम रहा है। अगर इसी ओपी के साथ में लगा दो चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला, तो यह हो गए जी हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। साहब कितने दिन का? 5 दिन का। और इनका ओपी शर्मा का साहब इनका भी 5 दिन का। इनका 2004 के आसपास कार्यकाल सबसे कम रहा है। अगर यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला से मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यह 5 बार इन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो यह भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में कुछ कथन हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। वैसे पढ़ ही देता हूँ मैं। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। तो यह क्या है? ये दोनों के दोनों सही हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बात हुई है हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना होती है 1970 में। साहब ये क्या चीज़ है? तो जो हमारी बोली है हरियाणवी बोली और जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, तो इन दोनों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनका साहित्य पर काम किया जाता है। साहब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका पंचकुला के अंदर है। ठीक है, पंचकुला नाम ले तो चंडीगढ़ कर देना। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन होते हैं? आपके मुख्यमंत्री होते हैं। इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान से रख लेना कि मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री वर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के नाम मिलेंगे। जैसे कि हरियाणा साहित्य अकादमी के, जैसे कि अब ऑप्शन डाल देगा नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, या 2 और नाम डाल देगा, तब हम सोचेंगे यार ये तो हमने कभी पढ़ा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष भाई वही होते हैं। कब स्थापना हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। बस इस बात को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, जैसे कि डेट आती है उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल पॉइंट जोड़ लेगा। जैसे 1970 में ही जो हरियाणा है उसके लगभग हर गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो चुका था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। जो आपके हरिगंधा अकादमी की आपको पत्रिका दिख रही है, यह है क्या है? यह इसकी मुख्य पत्रिका है। वैसे इसके अंदर से पत्रिका और भी निकाली जाती हैं। यह आपकी पत्रिका है हिंदी की, जैसे कि आपकी पंजाबी की भी निकाली जाएंगी, आपकी संस्कृत की भी निकाली जाएंगी, आपकी उर्दू की भी निकाली जाएंगी और आपकी हिंदी की भी निकाली जाएंगी। हिंदी की आपकी मुख्य पत्रिका रहेगी हरिगंधा, और आपकी जो पंजाबी है उसकी रहेगी शबद बूंद। और हाँ, जो आपकी उर्दू है, उर्दू की आपकी रहेगी हरिप्रभा। दोनों नाम एक जैसे हैं, हरिगंधा और हरिप्रभा। तो संस्कृत की आपकी हरिप्रभा, हिंदी की आपकी हरिगंधा, और पंजाबी की आपकी रहेगी शबद बूंद। तो हरिगंधा किसकी रहेगी? आपकी हिंदी की। हरिप्रभा सॉरी वो उर्दू की नहीं है, अभी करेक्ट कर लो, वो है संस्कृत की है। और उर्दू की आपकी कौन सी रहेगी? जमुना तट। जमुना, क्योंकि जमुना और तट यह है, हमें कुछ उर्दू के वर्ड ही जैसे लग रहे हैं, तब आपको क्या कर ले, जो तट है, तट का मतलब होता है किनारा। ठीक है, हिंदी में तो किनारा बोलेंगे। उर्दू की पत्रिका है जमुना तट, पंजाबी की शबद बूंद। तो 4 पत्रिकाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रख लेनी है। हाँ, अगर मैं बात करूँ इसी के साथ साथ जो संस्कृत का क्षेत्र है, संस्कृत में आपकी कौन सी होगी? हरिप्रभा। और इसमें जो उच्च पुरस्कार होगा महर्षि वाल्मीकि, यह पुरस्कार दिया जाता है। और उर्दू में तो आप सबको पता है कि हाली पुरस्कार दिया जाता है अल्ताफ हाली के नाम पर, और ये इनका पानीपत से इनका संबंध रहा है, और इसमें कुछ राशि भी दी जाती है। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, क्योंकि मुख्य तो इसकी हिंदी की पत्रिका है, तो हिंदी का आपको ध्यान रख लेना है। सूर सम्मान या सूर पुरस्कार इसको बोलते हैं, यह दिया जाता है। ठीक है, 1970 में इसका क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। तो काफ़ी सारी जानकारी है जो कि आपको यहाँ से पता चल जाती है। पंचवटी नामक तीर्थ आपका जो भी आए, पंचवटी और पा से पलवल। लेकिन अगर आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर आए तब आपका कहाँ रहेगा? जगाधरी के अंदर रहेगा। तो दोनों एक जैसे पॉइंट हैं। तो आई थिंक पलवल के अंदर भी है ऐसा कोई मंदिर, क्योंकि एक बार मैंने उसको डाला था तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। चलिए अगला प्रश्न, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो भिवानी के अंदर है। कौन सा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगला प्रश्न, हरियाणा की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 14 सदस्य होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए। 2003 के अंदर एक संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ, 91वां नंबर का था। उसमें क्या बोला गया? उसमें यह बोला गया कि राज्य के अंदर जितने भी सीट होंगी उसका 15%, ठीक है, उसका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल वर्ड क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी मुख्य डिपार्टमेंट्स होंगे, विभाग होंगे, वह इन्हीं जो आपका अब रिजल्ट निकल कर आएगा, जितने मंत्री होंगे,
यही मंत्री बनेंगे आपके कैबिनेट राज्य मंत्री, और यही अगली पूरे 5 साल इनके अध्यक्ष वगैरह रहेंगे और यही एक प्रकार से सरकार चलाएंगे। बाकी होते हैं आपके एमएलए, जैसे कि आपकी जो विधानसभा है वहाँ से कोई ना कोई एमएलए होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह एमएलए आपका मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल होगा, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होगा। क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो जाते हैं, मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ विभाग सौंप दिए जाते हैं ताकि वह कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करवा सके। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, 90 सीटें हैं। अगर आप 90 का देखोगे तो 20 पे जाएगा ये, और यहाँ पर कितना जाएगा, 29/27/2 यानी 13.5 आएगा कि इतने व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन साहब 13.5 यह तो कोई व्यक्ति नहीं हुए, 13.5 तो हमने कभी कोई व्यक्ति होते देखे नहीं। तो इस वजह से 14 व्यक्ति, 13.5 से बढ़ाकर हमने क्या कर दिया 14, तो इस वजह से 14 एमएलए ऐसे होते हैं जो कि हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। 91वां नंबर का संविधान संशोधन किया था कब, 2003 के अंदर, ठीक है। अभी वर्तमान में 2024 में अक्टूबर में चुनाव हुए हैं, 5 अक्टूबर को चुनाव हुए, 8 को रिजल्ट आता है और बीजेपी की 48 आपकी सीट्स आते हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाती है। और क्या होता है कि आपके जो नायब सिंह सैनी है वह दूसरी बार हरियाणा में बनने वाले सीएम है और 11वें नंबर के वह क्या है, सीएम है। और आपकी लाडवा से वह बने हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर एक लाडवा जगह है, एक शहर है, तो इस वजह से लाडवा को सीएम सिटी और कुरुक्षेत्र को आपका सीएम जिला बोला जाएगा। अगला प्रश्न, बिरबल का रंग महल कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। बिरबल का रंग महल पूछ लिया जाए तब आपका यमुनानगर, ठीक है। बिरबल का रंग महल कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बिरबल का छत्ता, तब आपका रहेगा नारनौल। नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर 1966 में बना था। डोसे की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, 642 से 652 मीटर हाईएस्ट यहाँ का पीक पॉइंट है। 3 तरफ से जिसको राजस्थान घेरता है, सरसों यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो एक दूसरे के साथ पॉइंट हमेशा नोट किया करो। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर एक कर लो, 25351 जो यहाँ पर 52 लिखा है ना, तो 52 की जगह 51 कर लो, ठीक है। 52 नहीं, ये 51 है। 2,53,51,462। तो यह थी 2011 में। तो जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होनी होती है। लेकिन 2021 में ड्यू टू कोविड को, इस वजह से क्या हुआ, कोविड के कारण लॉकडाउन लगे हुए थे, कोविड था, तो उस कोविड-19 था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपकी जनगणना नहीं होने पाई। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो अभी 2026 के अंदर परिसमन है, लेकिन परिसमन के अंदर क्या होता है कि राज्यों की सीटें, इनफैक्ट केंद्र की भी आपकी क्या होगी, जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभाओं की सीट क्या होगी, बढ़ेंगी। लेकिन सीट किस बेसिस पर बढ़ती है, जनसंख्या के आधार पर बढ़ती है। तो इस वजह से 2025 में आपकी जनगणना का डाटा रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूँ 2011 के अनुसार हरियाणा कुल कितने जिले थे, कुल कितने राज्य थे, 29, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7। तो इनमें से क्षेत्रफल में हरियाणा कौन से नंबर पे था, 21वें पर, और जनसंख्या में 18वें नंबर पर। और कुल भारत का हरियाणा कितना क्षेत्रफल है, 1.34%, और जनसंख्या 0.9%। तो कुछ डेटा है जो कि मैंने आपको ऊपर भी करवाया था, तो याद रख लिया करो। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हैं, तो श्री यशपाल सिंघल जी हैं, क्या है, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी। सो गाइज यह है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि अभी यह चेंज हुए हैं। जैसे कि हरियाणा इलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर, तब भी यह चेंज हुए थे, और उसके बाद अब धनपत सिंह का भी नाम सामने आया था। तो एक बार आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का अब यह आंसर चेंज हो चुका है, क्योंकि यह अभी 2-3 एक साथ बदले हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके बाद हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह है आपका पिंजौर के अंदर, और पिंजौर कहाँ पर है आपका, पंचकुला के अंदर है। PKL पंचकुला के अंदर है आपका पिंजौर। यहीं पर है आपका यादवेंद्र गार्डन, यहीं पर आमों का मेला लगता है जुलाई महीने के अंदर 15 तारीख के आसपास। और पंचकुला के अंदर एक भी आरक्षित यानी कि रिजर्व सीट नहीं है। और इसी के अंदर है कालका, जिसका पुराना नाम था कालकूट, कालका। और कालका क्या करता है, हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है वहाँ का लास्ट यह क्या है, सिटी है, तो बाउंड्री पर है। और इसका जो रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इसका एक अच्छा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से एक टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। 1891 में उसका एक एग्रीमेंट हुआ था, और 1898 में उसको चलाना शुरू किया गया था। तो यह बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं
यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, तो डॉक्टर AR किदवई जो कि हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। वैसे यह एचटेट एग्ज़ाम होते हैं जो हरियाणा के, उसमें यह जीके आती है, तो इनको थोड़ा सा आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। हरियाणा के किस खेल में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो सोनीपत में यह किया गया और इसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी। तो काफ़ी पुराना प्रश्न हो चुका है, तो आई थिंक यह ना आए। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 93 इसकी अभी तहसीलें हैं, 22 ज़िले हैं, अभी 25 बनने की तैयारी है पूरा, और 6 प्रशासनिक मंडल हैं। आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में कितने मंडल थे? जस्ट 4। फिर के और एफ यह बने थे आपके घर जो है वर्ल्ड, इसको 1966 से रिलेट करो। के एफ करनाल और फरीदाबाद यह आपके बने थे 2017 के अंदर फरवरी में। हरियाणा में उपमंडल 72 हैं और उप तहसीलें 50 हैं। तहसील 93, उप तहसील 50। हरियाणा में 140 सामुदायिक विकास खंड हैं। आपके खंड पूछ ले जाते हैं 140। हरियाणा में 154 शहर और कस्बे हैं। हरियाणा में ये अभी का डेटा आ गया, ये 7356 गाँव है। पहले कितने थे आपके? 6841 2011 के डेटा के अनुसार। और अभी 6222 ग्राम पंचायत है। पहले कितने थे आपकी? 6212 ऐसे करके कुछ थी। तो थोड़ा सा डेटा है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, या बल्कि मैं तो आपको यह बोलूँगा कि जहाँ पर आप पढ़ते हो स्टडी टेबल है या फिर आपका रूम है, उसमें सामने इसको चिपका देना। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई कौन सी योजना है? तो मेरा पानी मेरी विरासत यह योजना है, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा धान की बात करी जाए, तो यानी चावल की बात करी जाए, तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल 3 बार की, तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा चावल होता है। अगर सबसे ज़्यादा गेहूँ की बात करी जाए तो आपकी सिरसा के अंदर होती है। आम की बात करी जाए तो करनाल के अंदर होते हैं। सेब की बात करी जाए सबसे ज़्यादा, तो वह आपके फतेहाबाद के अंदर होते हैं। केला, सेब और केला दोनों एक साथ लिख लेना, फतेहाबाद के। और अगर आंवला की बात करें तो वह सिरसा। गेहूं कौन सा था आपका? सिरसा। आंवला भी आपका सिरसा। हाँ, जो आपका आलू है और शकरकंदी दोनों आपके कुरुक्षेत्र रहेंगे। प्याज आपका अंबाला रहेगा। खुम्बी जिसको आप मशरूम बोलते हैं आपका सोनीपत रहेगा। और अब तो जो खुम्बी की फसल है, जो आपकी मशरूम की फसल है, वह काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी फैलने लगी है हरियाणा के अंदर। शकरकंद हमने देख लिया। सिट्रस की अगर हम बात करते हैं तो सिट्रस सा से सोनीपत। फूल गोभी यह भी सोनीपत। हल्दी यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। मेथी गुरुग्राम और हिसार। धनिया कुरुक्षेत्र में रहेगा और करनाल में रहेगा। गुलाब का फूल आपका पानीपत और सोनीपत दोनों पत हैं, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। गेंदे का फूल गुरुग्राम में रहेगा और जींद में रहेगा। ग्लेडियोल्स यह आपकी एक प्रजाति है फूल की, तो यह भी आपका फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में रहेगा। और रजनीगंधा आपका फरीदाबाद के अंदर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हल्के में मत लेना। इसको कहीं दीवार पर लिख कर लगा दो, स्क्रीनशॉट ले लो PDF से, जो भी आपको करना है, लेकिन इसको भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला प्रश्न, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो आपका पंचकुला रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट गुरुग्राम कर देते हैं कि हाँ सर, पहले जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है वह चीज़ें गुरुग्राम में आती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर फैशन का भी तो बात हुई ना। फैशन चंडीगढ़ की तरफ रहेगा, तो आपका पंचकुला में रहेगा। पंचकुला 1995 में स्थापना होती है। 5 झरने के कारण फेमस है। कालका, पिंजौर यहाँ पर काफ़ी इसके फेमस सिटी हैं। इसके अंदर 2 ही क्या है, विधानसभा की सीट हैं, एक भी रिजर्व इसमें नहीं है। आपके HSSC, HPSC और आपका हरियाणा की जो साहित्य अकादमी है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर क्या है, हेड क्वार्टर है, ऑफिस है, जो आपका बीज से रिलेटेड है, हरियाणा बीज। तो वह भी आपका मुख्य संस्थान कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। हरियाणा के कौन से संत थे जो पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते हैं? तो बाबा चौरंगीनाथ है। अगला प्रश्न, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध किससे है? तो आपकी जो हिमालय की बाह्य श्रृंखला है, तो वहाँ से है। और अरावली रेंज आपकी कहाँ पर है? दक्षिण हरियाणा में, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आपका फरीदाबाद उस तरफ। शिवालिक की रेंज कहाँ पर है? उत्तर हरियाणा में, जैसे कि आपका पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकूला के अंदर सबसे ज़्यादा विस्तार है किसका? शिवालिक की पहाड़ियों का। और सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी यहीं पर है, 1514 मीटर। क्रोहो इसका नाम है। और मोरनी हिल्स में अगर कोई गया है तो वहीं पर है इसकी सबसे ऊँची चोटी। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आपकी आती है, अगर हम अरावली रेंज की बात करें, 642 से 652 भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। कहाँ पर है? आपकी राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान वही जिला है जो कि आपका 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। और पंचकुला, क्योंकि बात हुई है पंचकुला की, पंचकुला के अंदर सबसे ऊंची चोटी है
उत्तरी हरियाणा में शिवालिक रेंज की। तो पंचकुला आपका वह जिला है जो हमारा हरियाणा का एक ही जिला है जो कि आपका चंडीगढ़ को लगता है। अगर हम बात करें PCM यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, जब यह तीनों सिटी अगर जोड़ ले तब यह बन जाती है ट्राई सिटी। ठीक है, ट्राई मतलब कि 3। अगर 3 की हम बात करते तो हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। कहाँ पर? पहला आपका रोहतक में, फिर आपका कुरुक्षेत्र में और फिर आपका हिसार में। रोहतक में कब साहब? 1976 के आसपास। इसमें कब? 1991 के आसपास। और कुरुक्षेत्र में 1991 के आसपास। हिसार में आपका 1999 में। और इसके बाद हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र खोला गया था 2000 में, लेकिन वह अब बंद कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है। बात कर रहे हैं हम 3 की, तो हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर है। कहाँ कहाँ पर? एक आपका कुरुक्षेत्र, पीपली और आपका भिवानी। भिवानी वाले का भी नाम चेंज भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? तो वह थे आपके तफजल हुसैन। 1857 की क्रांति के जितने भी जननायक रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे या जिन्होंने लीड किया है उस पूरे आंदोलन को या उस पूरी क्रांति को, तो हरियाणा के वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के अंदर जो भी मुख्य मुख्य आंदोलन हुए हैं उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो एक ही बार पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ा करो कि आपको लाइफ टाइम वह चीज़ें याद रहे। सोनीपत से नेतृत्व किया था आपका विरासत अली ने। चलिए अब हम चलते हैं हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वह थी आपकी सन्नो देवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रथम पुरुष भी आ सकता है। तो यह थी आपकी सन्नो देवी। याद कैसे रखेंगे? देवी वर्ड पकड़ लेना बस आप। ठीक है, सन्नो देवी, क्योंकि देवी माता है जो कि हरियाणा वाले काफ़ी पूछते हैं, तो देवी वहाँ से याद कर लेना। और सन्नो से आप याद करेंगे, अगर आपने कभी सुना हो चल सन्नो चल छन्नो, आपने शोले मूवी देखी होगी, जो उसमें हेमा मालिनी जी का करैक्टर है, वह एक घोड़ी एक तांगा रखती है, तो उसमें बोलते हैं चल चल धन्नो, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो वहाँ से याद कर लेना कि भाई हरियाणा वाले तो काफ़ी कायल रहे हैं उस मूवी के। अगर बात कर लें प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष रहे हैं आपके विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। काफ़ी टाइम के लिए रहे थे, आई थिंक 13 दिनों के लिए रहे थे। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता ही देता हूँ कि आई थिंक 13 दिनों के लिए रहे थे। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। तो आपका राव वीरेंद्र सिंह पहले ऐसे पुरुष हैं जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। और हरियाणा के अंदर दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि राव वीरेंद्र सिंह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप राव वीरेंद्र सिंह जी के बारे में जानना चाहते हो तो पॉइंट फटाफट से नोट कर लो। राव वीरेंद्र सिंह प्रथम पुरुष बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इतिहास में प्रथम की तो एक वैल्यू है ही है। तो यहाँ पर प्रथम महिला तो सन्नो देवी, प्रथम पुरुष आपका राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम है, तो वह भी आपके राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के अंदर ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो जिन्होंने एक खुद की पार्टी का, एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया, तो उसका नाम था विशाल हरियाणा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, विशाल हरियाणा पार्टी। तो यह किसकी थी? यह भी राव वीरेंद्र सिंह की थी। हरियाणा के वो मुख्यमंत्री जो खुद की पार्टी से जीतने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, तो वह भी आपके राव वीरेंद्र सिंह। देखिए हरियाणा के अंदर 1966 में जब हम पंजाब से अलग हुए, तब आपके बेरी विधानसभा के जो कौन थे, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा, वह हमारे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उनके लिए वोटिंग नहीं हुई थी क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं। तो आते हैं 1967 में, 10 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा। तो 1967 में क्या होता है, इनकी ये खुद पार्टी गठन करते हैं और जस्ट 5 महीनों के अंदर यह अपनी ही पार्टी से जीतते हैं। कौन? राव वीरेंद्र सिंह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके ईजी हो जाए। वैसे हरियाणा के अंदर 2 पार्टियां रही है, एक आपकी विशाल हरियाणा पार्टी और दूसरी आपका हरियाणा विकास पार्टी। जो आपकी विकास पार्टी रहेगी वह आपकी बनाई थी चौधरी बंसी लाल ने। याद कैसे रखेंगे? हरियाणा विकास पुरुष उनको कहा जाता है, इस वजह से उसको आप वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। और विशाल पार्टी, विशाल मतलब कि बड़ा है ना, कुछ बड़ा। तो कुछ बड़ा किसको करना था? राव वीरेंद्र साहब को करना था, क्योंकि पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। चलिए गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। देखिए गुलजारी लाल नंदा साहब हमारे देश के एकमात्र यानी कि एक ही ऐसे PM हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। तो उनका संबंध मतलब कुरुक्षेत्र से क्या रहा? तो कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र को डेवलप्ड करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना इनके टाइम पर ही हुई थी और इन्होंने ही करवाई थी। कैथल
तब क्या था, एक लोकसभा सीट था और यहीं से इनका चुनाव हुआ था, कैथल से। तो इस वजह से कैथल कुरुक्षेत्र एरिया सेम ही है। तो यहाँ पर इसी वजह से इनका संग्रहालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि यह ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल निकट है। तो अगर आप कभी आते हैं तो देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ के बारे में जितने भी अचीवमेंट्स वगैरह रही हैं और हरियाणा के इतिहास के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, तो वह सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। केसर ए हिंद नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला मुरलीधर को जाना जाता है केसर ए हिंद। गुप्तकालीन, यहाँ पर केसर नहीं है, अब गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए मिथाथल के किस जिले में है, तो अच्छा मिथाथल से प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन सिक्के। तो जो यह पूछा है कि मिथाथल कहाँ पर है, तो मिथाथल आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और 1916 में 1516 में इन सिक्कों को प्राप्त किया गया था। जो आपका गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग भी बोलते हैं इतिहास का। एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है। सिक्के प्राप्त हुए भिवानी के मिथाथल से, कब हुए, 1516 में। तो 2-3 प्रश्न आपके ये बन गए। जब भी भिवानी का जिक्र आया आपको कभी भूलना नहीं है कि 1972 में बना था, हिसार से इसको अलग किया गया था। और 1972 में आपके दो, यानी कि भिवानी और सोनीपत, 2 जिले बनाए गए थे। और जो आपका भिवानी है वहाँ पर है तोसाम। तोसाम में, तोसाम के आसपास एक गोलागढ़ है, वहीं से थे आपके चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी आपकी भिवानी में है। और अभी उनके वंशज, क्या नाम है, श्रुति चौधरी, तो वह जो आपकी लोकसभा सीट है तोसाम, वहाँ से चुनाव जीती है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और अभी हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री है और 2 मंत्रालय उनको दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो आपका जल विभाग और दूसरा आपका महिला एवं बाल विकास। तो 2 मंत्रालय श्रुति चौधरी को दिए गए हैं। और जो उनकी माता जी है, क्या नाम है, किरण चौधरी, वह राज्यसभा की अभी सांसद चुनी गई हैं हरियाणा से, हरियाणा सीट से। ठीक है, हरियाणा के अंदर कितनी राज्यसभा की सीट हैं, 5, लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90। तो इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ लिया करो, काफ़ी बार आपका रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी टाइम आपको कम भी लगेगा। यहाँ पर बात हो रही है पानीपत की पहली लड़ाई की। प्रश्न कहाँ गया, प्रश्न पानीपत की डायरेक्ट लड़ाई आ गई। तो आई थिंक प्रश्न था यहाँ पर गायब हो गया होगा। तो चलिए, मैं यह पूछा था, यह रहा। यहाँ पर केसर है ना, तो केसर दोबारा से फिर इसमें इंक्लूड हो गया। और गुप्तकालीन भी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, तो 1526 में हुई थी। पानीपत के अंदर 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसका इतिहास में बार बार जिक्र होता है। तो यह 3 की 3 लड़ाइयाँ अभी फटाफट से आपको करवा देता हूँ। देखिए, पहली लड़ाई हुई थी आपकी 20 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए, जो आपकी एक तो आपको वर्ड दिखा लोदी और एक है ये आपका बाबर। तो पहले तो बता दूं कि बाबर जीत गया था और लोदी इसमें हार गया था। क्या है कि बाबर क्या था, बाबर ने क्या किया, मुगल सम्राट था ये, और मुगल सम्राटों में सबसे पहले नाम आता है। तो मुगल साम्राज्य की 1526 में स्थापना होती है पानीपत से, क्योंकि पानीपत की यहाँ पर इसके द्वारा लड़ाई जीती जाती है। जो आपका लोदी वंश है, यह है एक दिल्ली सल्तनत, जो कि आपके मुगल साम्राज्य से पहले आई है। यह उसमें 5 वंश थे। गुलाब खिले तो सूंघ लो, यह एक ट्रिक है। गुलाब यानी कि गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सूंघ लो सईद वंश, और सूंघ लो यानी कि लोदी, लो से लोदी। तो 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है आपकी 1206 में और 1526 तक रहती है। और 1526 में स्थापना होती है आपके मुगल की। तो इतिहास में काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो कि आपके मकबरे वगैरह हैं, काफ़ी स्मारकें हैं, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे कार्य भी किए और कुछ अच्छे कार्य नहीं भी थे। तो इस वजह से हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ तो हमारे क्वेश्चन ही यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको तो डबल डलाई, यानी कि दो फायदे हैं। तो यहाँ से होती है आपकी मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1526 में। और 20 अप्रैल का वह दिन था जब पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर इसमें जीत गया था, लोदी इसमें हार गया था। तो जीत के बाद बाबर ने क्या किया, दिल्ली और आगरा पर तो डायरेक्टली एक अधिकार कर लिया था, और उसके आसपास के काफ़ी क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। और यहाँ से होती है मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है साहब। अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों पर भी बाबर ने शासन कर लिया था। मतलब पूरे साम्राज्य पर नहीं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों पर। जो पानीपत की आपकी दूसरी लड़ाई है वह होती है आपकी 5 नवंबर 1526 को। पहले 1526, दूसरा 1556, यानी 30 साल के बाद। किस किस के बीच, अकबर और
हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको आप हेमू बोलते हैं। तो अकबर तो उस टाइम पर बहुत छोटे थे, 14-15 साल के थे, तो यह तो लड़ नहीं पाते, लेकिन इनकी सेना लड़ती है और विक्रमादित्य यानी कि हेमू के खिलाफ लड़ती है, और हेमू इसमें हार जाते हैं और अकबर की सेना इसमें जीत जाती है। तो अकबर की सेना की जीत होती है, तो 13 साल के ये थे और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। जो आपके हेमू थे उनका सर अलग कर दिया गया था बैरम खां के द्वारा। बैरम खां कौन थे? लीड कर रहे थे अकबर की सेना को, अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था इनको। तो क्या होता है, हेमू आपका उत्तरी भारत का जो आपका हिंदू आखिरी सम्राट थे, कौन? हेमू। तो क्या होता है, 1526 की लड़ाई भी मुगलों के द्वारा जीत ली जाती है। तो मुगलों के द्वारा 1526 का पानीपत का पहला युद्ध या लड़ाई जीती गई। दूसरी लड़ाई भी मुगलों के द्वारा ही जीती गई। तो पहले लड़ाई किसने जीती? बाबर ने ही स्थापना की थी। तो बाबर के बाद इनका पुत्र आता है हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र था अकबर। तो यानी कि बाबर का पोता लड़ता है इस पानीपत की दूसरी लड़ाई को। जो बाबर है, बाबर आपके लगातार 4 युद्ध जीतता है, 1526, 1527, 28, 29, यह 4 के 4 युद्ध यह जीतता है और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब शासन कौन संभालता है? इसका लड़का, क्या नाम था? हुमायूं। 1539 तक वह शासन करता है, लेकिन आपने एक नाम बहुत बार सुना होगा, शेरशाह सूरी। तो उसके साथ इनकी टक्कर होती है, यह भाग जाते हैं यहाँ से, और वह शासन करता है कौन? शेरशाह सूरी। 1545 तक वह दोबारा आते हैं, ये इन्हीं के शासनकाल में दोबारा गद्दी पर बैठते हैं। तो कौन? हुमायूं। और जन्म कब होता है इनका? 1542 के आसपास इनका जन्म होता है, 42-43 में अकबर का। तो काफ़ी इंटर रिलेटेड अगर पॉइंट आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पढ़ोगे, आपको कभी भी यकीन करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हमें कब आती है? जब हम यह पूछते हैं अकबर हुमायूं का बाप था, या हुमायूं अकबर का पुत्र था, या बाप था। मतलब एक बार सीक्वेंस में अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, डेट्स अगर एक बार आप याद कर लोगे, यकीन करना आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी। तीसरी लड़ाई की अगर बात करें, तो तीसरी लड़ाई आपकी लड़ी गई मराठाओं, जिसमें मराठे और आपका क्या था? अहमद शाह अब्दाली। मराठों की तरफ से थे आपके सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें बहुत सारे लोग बाद में शामिल भी हुए हैं। लेकिन जो आपके सदाशिव भाऊ हैं यानी मराठे हैं, यह इसमें हार जाते हैं, और 1761 यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठाओं का अंत हो जाता है। तो यह पॉइंट में आपको ध्यान रख लेना है कि मराठाओं का अंत कब हुआ? 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच। तो 1561 कर देते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट। भाई वो 1561 नहीं, 1761 है। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। ठीक है, 1761। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अभी हरियाणा से यह करंट का प्रश्न आ गया कि कितने लोगों को पद्मश्री, कितने लोगों को कितने लोगों को है ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 4 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह 4 लोगों के नाम रहे। वैसे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है, क्योंकि यह 1-2 साल तो पूछा ही जाएगा। तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार, वह लिखो भी मत, जस्ट एक बार सुन लो। ठीक है, तो क्या है कि 4 लोगों को मिला है, और यह अलग अलग क्षेत्र में यानी कि अलग अलग फील्ड में मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर हरिओम को, किस क्षेत्र में मिला है? डॉक्टर हरिओम। आपने एक वर्ड पकड़ लिया, हरिओम। हरिओम जैसे कि जो किसान हैं या फिर मजदूर हैं या जो लोग खेतों पर कार्य करते हैं, वो अपनी फसलों को बोने से पहले और अपनी फसल को जब खेत से उठाते हैं पैदावार को, तब क्या बोलते हैं? हरिओम परमात्मा। हरिओम मतलब कि वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं वो लोग। तो हरिओम वर्ड आपको वहाँ से ध्यान कर लेना है। और कौन लोग? जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। और यह जस्ट एक ट्रिक नहीं, बल्कि यह एक रियलिटी भी है। तो भगवान का नाम लेते हैं, हरिओम परमात्मा, परमात्मा का नाम लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र में मिला है डॉक्टर हरिओम को। और जो डॉक्टर हरिओम है वह डिस्ट्रिक्ट जींद के हैं, और सफीदों से उनका रिलेशन है। आगे हम बात करते हैं महावीर गुड्डू को। देखिए महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू, एक वर्ड नजर आया गुड्डू। गुड्डू और गुडिया, एक कलाकार आपको बहुत बार मेले में देखा होगा, जो कि गुड्डे गुड्डियों को बेचता है, गुड्डे गुड्डियों का खेल दिखाता भी है। तो कलाकार यानी कलाकार, कला, यह कलाकार है, तो कला के क्षेत्र में इनको मिला है। यह भी जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन यह गांगोले गांव से है। इसके बाद बात करते हैं गुरविंदर।
गुरविंदर, देखिए गुरविंदर सिरसा से हैं और गुरविंदर गुरुविंदर, गुरु गुरु वर्ड एक आपको नज़र आ रहा होगा गुरविंदर में। जो गुरु वर्ड आपको नज़र आया, गुरु का क्या कार्य होता है कि समाज में भलाई करना, किसमें, समाज में। तो इसी वजह से इनको सामाजिक क्षेत्र में मिला है। और कहाँ से है ये, सिरसा से है। सा सिरसा सा सामाजिक। और हाँ, जो आपका सिरसा है यहाँ पर सिख समुदाय सबसे ज़्यादा रहता है। और माँ मेवात माँ मुस्लिम, तो मेवात में मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा रहता है। और सिरसा के अंदर ही क्या था आपका, आंवला, और सिरसा के अंदर ही क्या था आपका, गेहूं। यहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और सिरसा ही वह डिस्ट्रिक्ट है, वह क्षेत्र है जो कि 2011 के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। और 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 303 के आसपास है, वह भी सिरसा है जो कि सबसे कम है। और सिरसा आपका पंजाब और राजस्थान दो आपके जिलों से लगता है। और यहीं पर है आपका डबवाली। डबवाली क्या है सर, डबवाली अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, ऐसी बातें चल रही है। और इसके अंदर काफ़ी सारे विधानसभा सीट भी हैं। और जिनमें से आईएनएलडी की 2 सीटें अब की बार आई है, तो दोनों के दोनों सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आई हैं। तो इतनी बातें आप अगर जान लेते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बचते हैं डॉक्टर रामचंद्र सिहाग। देखिए रामचंद्र, यह किसका नाम है, भगवान श्री राम का है। पहले साइंस उनको मानती नहीं थी। साइंस मतलब कि विज्ञान, जो आपके वैज्ञानिक है वह उसको नहीं मानते थे, बोलते थे कि जस्ट साइंस ही है। लेकिन आज के टाइम पे एट प्रेजेंट वह उनको मानने लग गए हैं। कौन भाई, वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मिला है डॉक्टर रामचंद्र को। रामचंद्र यानी श्री राम का नाम, वहाँ से रिलेट कर लो। कहाँ से है, हिसार जिला के शिवानी बुलान गाँव से हैं। तो 4 लोगों को मिला है, अच्छे से इनको याद कर लो। जो मैंने ट्रिक बताई है इसको चाहे लिखो भी मत, उस ट्रिक पर बस एक बार अमल कर लेना। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने इनके लिए क्या बोला है, कि भारत सरकार ने 11 जून 2023 को बोला है कि पद्मश्री, जो जिनको सॉरी पद्मश्री नहीं, पद्म पुरस्कार, जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिलता है, कौन सा, पद्मश्री मिले, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। हाँ बता दो, यह 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे पहले आपको मिलता है पद्मश्री, यह भी आप ध्यान रख लेना। तो भारत सरकार ने बोला कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को, जिन जिन लोगों को मिल चुका है, तो इनको 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है साहब। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया, तो ध्यान रख लो भाई, हरियाणा सरकार ने वोल्वो बस में जिन लोगों को यह पुरस्कार मिल चुके हैं उनके लिए लाइफ टाइम यात्रा फ्री रहेगी। और वोल्वो बस यह किसने किया, हरियाणा सरकार ने। तो भारत सरकार ने 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन, हरियाणा सरकार ने फ्री यात्रा। तो ठीक है साहब। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस। और बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री। तो पद्मश्री इनको मिला था 1957 में। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इनको नोट कर लिया करो, यह क्वेश्चन आ सकता है जो कि मैंने आपको बताए हैं। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उसको क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ कहते हैं, जो कि 1947 में बने थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही 1947 में हुआ था। साहब इतनी बातें तो हमें पता लग गई, लेकिन कुछ रेखाएं हैं जो कि यह 8 रेखा ऐसी हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आपकी सीटी के अंदर इनमें से कोई पूछा जाएगा, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे सेंटर का हो स्टेट का हो, आपको यहाँ से 101% देखने को मिल सकती है। जस्ट एक ट्रिक बता दूंगा, वह याद कर लो, बल्कि याद भी क्या करना है, सुन लो, कोई आप ट्रिक नहीं भूलोगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, याद कैसे रखोगे। देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत मतलब खून खराबा भी हुआ है। और रेड देखिए रेड निशान होता है खतरे का निशान, तो खतरे का ही दोनों के अंदर माहौल बना रहता है एक दूसरे को लेकर। तो रेड क्लिफ, तो जहाँ पर रेड नजर आए तो आपको भारत और पाकिस्तान के साथ जाना है। 1947 में इसको बनाया गया था। अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान जस्ट बहुत सबसे कम जो बाउंड्री है वह भारत और अफगानिस्तान ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, आपने थोड़ा सा अगर देखा भी हो तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है, तो वह है आपकी डूरंड। और 1896 में इसको बनाया गया था। याद कैसे रखोगे, जो अफगानिस्तान है, जिसकी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है तो उसका भी नाम डूरंड, और भारत के साथ लगती है तो उसका भी नाम डूरंड। तो अब हमें समझ में यह आया कि 2 देश यानी भारत और पाकिस्तान के साथ कोई तीसरा देश मिलता है अफगानिस्तान, तो उन दोनों के साथ उसकी एक ही सीमा का रेखा है डूरंड। डूरंड का मतलब होता है 2, यानी 2 देशों के साथ एक रेखा मिली जिसका नाम रख दिया गया डूरंड। ठीक है, डू से आप 2 याद रखो।
1896 में इसको बनाया गया था। भारत और चीन, मैकमोहन 1914 में बनाया गया। याद कैसे रखोगे? देखिए भारत और चीन विवाद काफ़ी चलता रहता है सिक्किम को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर। देखिए मैकमोहन, ठीक है, मोहन मतलब कि मोहित, मोहित हो जाता है चीन किसके? भारत के राज्यों पर। मोहित, मोहन, मोहन से मोहित याद कर लो, मोहित हो जाता है कि लूट जाता है बिल्कुल कि हाँ ये तो मेरे ही राज्य हैं, यह तो मेरी ही ज़मीन है। तो मोहन कौन हुआ भाई? चीन। और किसके राज्यों पर? भारत के राज्यों पर। तो मैक मोहन, तो 1914 में इसको बनाया गया था। अब आप देखो दो एक जैसी रेखा या दो एक जैसे देश मिलेंगे, जर्मनी और पोलैंड, दूसरा है जर्मनी और फ्रांस। तो इनको जब भी आपको याद रखना हो, पहली बात जर्मनी का जब भी आपको नाम सुनने को मिले तब आप ध्यान रखिएगा जर्मनी में एक वर्ड आ रहा है मनी, यानी पैसों से रिलेटेड तो वह रेखा होगी ही होगी। कैसे? जैसे जर्मनी और पोलैंड, इसके बीच की एक रेखा है आपकी हिंडनबर्ग रेखा, और दूसरी है जर्मनी और फ्रांस मैगीनोट रेखा। जो आपकी जर्मनी और फ्रांस, एक इसको पहले हम करते हैं जर्मनी यानी मनी, मनी से भाई आप मैगी खरीद सकते हो, मैगी नोट रेखा, ठीक है। तो जर्मनी मैगी नोट रेखा, जब भी अगर यह पूछ लिया जाए कि मैगी नोट रेखा का संबंध किन दो देशों से है, तो हमें यह तो समझ में आ जाएगा कि भाई मैगी जब भी शब्द समझ आता है तो मतलब मैगी खरीद सकते हैं किससे? पैसे से यानी मनी से। तो जर्मनी तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। दूसरा देश कौन सा होगा? यहाँ पर है फ्रांस। फ्रांस को रिलेट कर लो आप ताश से, ठीक है, ताश। भाई ताश खेलते खेलते अगर मैगी खाई जाए तो भाई क्या मज़ा आएगा। मैं यहाँ पर ताश खेलना प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिक के लिए बना रहा हूँ, ठीक है भाई। साथ में ताश खेल रहे हैं सर्दियों के दिन और साथ में मैगी खा रहे हैं, भाई वाह क्या मज़ा आ जाएगा, है ना। तो मैगी खेल रहे हैं, मैगी खा रहे हैं भाई ताश खेलते हुए। दूसरा आपका जर्मनी और पोलैंड। भाई तो जर्मनी यानी मनी, मनी से हिंडनबर्ग यानी कि बर्गर, भाई बर्गर भी तो खरीद सकते हैं। पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड आप जस्ट ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि जब भी आए तो इसको याद रख लेना है। रूस एवं फिनलैंड। देखिए रूस, रूस गया कौन? एक लड़का है छोटा सा, रूस गया क्यों? फिनलैंड, भाई फिनाइल खिंड गया उससे, अब वह रूस गया क्यों? क्योंकि उसके पापा ने बोल दिया उसको कि भाई तूने क्यों इसको बोतल को क्यों तूने हाथ पाँव मार दिए। तो वह उसके पापा को बोलता है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो वो तो ऐसे बोलेंगे, वह बोलता है कि यार पापा आपको तो कोई मैनर ही नहीं है, आप यार पापा आपको तो कोई मैनर ही नहीं है। तो मैनर हिम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच। रूस गया, फिनाइल खिंड गया था, तो क्या बोला कि पापा आपको कोई मैनर ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे को नहीं बोला कि मैनर नहीं है, बच्चे ने पापा को बोला, तभी आपको याद रहेगा। दो रेखाएं और हैं, 38वीं समांतर रेखा। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया, जो आपका साउथ कोरिया है, जो उसका जो शासक है उसकी एज ऐसा लगता है कि भाई इसकी तो एज स्टक सी हो गई है, 38-40 के आसपास है, तो 38 वहाँ से याद कर लेना। और 49 समांतर रेखा यूएस और कनाडा। भारतीय लोग स्पेशली हरियाणा वाले और पंजाब वाले क्या कर रहे हैं भाई? 49 लाख रुपए देकर जा रहे हैं कहाँ पर? यूएस यानी कि अमेरिका और आपका कनाडा। तो वहाँ से भी आपको ध्यान रख लेना है, जो यूएस की कंट्री हैं या फिर कनाडा के बीच है, 49 लाख रुपए देकर गए हैं। 49 लाख, 49 50 लाख ही देकर जाते हैं, तो वहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी कि नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं तो दो ही हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर, और दूसरा है आपका कालेसर जो कि आपका यमुनानगर के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क सुल्तानपुर के बारे में। इसकी स्थापना होती है 1971 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान कब माना गया? 5 जुलाई 1991 को। 1989 की भी आपको डेट मिलेगी। तो हरियाणा का यह पहला है। दूसरा कब खुला? 2003 में। कहाँ पर? कालेसर आपका यमुनानगर के अंदर। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए काफ़ी फेमस है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर सलीम अली ने काफ़ी प्रयास किए 1989 के आसपास, तब जाकर यह क्या हुआ? नेशनल पार्क बना। जो दूसरा है वह क्या है उसके अंदर? वह लाल जंगली मुर्गा के लिए काफ़ी फेमस है, भौंकने वाले हिरण है और चितकबरी बिल्लियाँ हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, दोबारा बता देते हैं। एक तो भौंकने वाले हिरण, चितकबरी बिल्लियाँ और लाल जंगली मुर्गा। मुर्गी नहीं, मुर्गा बोला गया है। दोनों में यह बड़ा है। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो वह आपका दूसरा रहेगा। कौन सा? आपका यमुनानगर के अंदर है जो कालेसर। 11,570 एकड़ में यह फैला हुआ है। और साल के पेड़ है यहाँ पर अधिकता है, तो 4 पॉइंट यहाँ से हो जाते हैं। पेड़ कौन सा? साल के, भौंकने वाले हिरण, चितकबरी बिल्लियाँ और लाल जंगली मुर्गा। और वैसे भी यह बड़ा है। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तब आपका राइट आंसर रहेगा 8। ठीक है, 8। 8 में अगर सबसे छोटा पूछ ले जाए तब आपका रहेगा ये छिलचिला।
छिलछिला कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो कि सबसे छोटा है। याद कैसे रखोगे? छिलछिला, छील दिया। छीला किसको गया था भाई? महाभारत के अंदर जब युद्ध हुआ, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब बहुत सारे लोगों को छीला ही तो गया। तो छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और सबसे बड़ा अबूब शहर 29,000 एकड़ में है और सिरसा में है। अबूब शहर कुछ अलग सा शहर, ऐसे याद रखो। और कहाँ पर है? सिरसा में। और सिरसा भी तो ऐसे ही लगता है जैसे कि वह कुछ अलग सा ही शहर है। अगर आप हरियाणा का मैप देखोगे आपको सबसे ऊपर दिखेगा, लेकिन सबसे अलग सा दिखेगा। इसके अलावा कालेसर, जहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर आपका एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इसके साथ साथ दो एक साथ आप याद कर लो, पंचकूला के अंदर वीर सिंगारगढ़ और खोल ही रेतान। देखिए, वीर शिकारगढ़ यानी शिकार करना। शिकार कहाँ पर होगा भाई? जहाँ पर पहाड़ होंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर हैं, तो वहीं पर होगा शिकार, मोरनी हिल्स में। और वहीं खोल ही रेतान, शैतान ही होगा जो कोई शिकार करेगा, तो पंचकूला के अंदर है वो भी। तो 4-5 तो आपको डायरेक्ट ही याद हो जाते हैं। हाँ, जो आपका वीर शिकार गढ़ा हुआ है, नील गाय चीड़ के पेड़ के लिए काफ़ी फेमस है। ऊपर हमने बात की थी कालेसर, जो कि यमुनानगर के अंदर साल के पेड़ वहाँ पर अधिकता है उनकी। और चीड़ के पेड़ कहाँ पर आपके? पंचकुला के अंदर। और नाहर आपका कहाँ पर है? वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है। काला हिरण के लिए है, फेमस है। खप्परवास आपका प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। तो इतनी सारी बातें अगर आपको पता लग गई हैं तो चलिए हम आगे चलते हैं। संरक्षण केंद्र कितने हैं, यानी कि कंजर्वेशन आपके कितने सेंटर कितने हैं? हरियाणा के अंदर 2 ही हैं। आपका एक सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल के अंदर और दूसरा बीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र आपका जींद के अंदर। चलिए हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में है? देखिए, हरियाणा कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है। जस्ट उत्तर में नहीं, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। तो उत्तर पश्चिम में है हरियाणा। और आपका अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 28 चैनल से और आपको 37 चैनल तक है पूर्वी। और भारत की कुल अगर आबादी का हरियाणा में बात करें तो क्षेत्र की, तो 1.34 है। जनसंख्या का अगर बात करें तो 2.09% है। पंजाब से अलग हुए 44,212 वर्ग किलोमीटर हमें मिला था, आज भी उतना ही है। क्षेत्रफल 21वां राज्य है 2011 के अनुसार और जनसंख्या 18वां राज्य है 2011 के अनुसार। 2011 में भारत में 29 राज्य थे और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज 28 राज्य हो चुके हैं, एक घट गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। लेकिन डेटा पूछा है आपसे 2011 का। आगे बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश किन 2 नदियों के बीच बसा हुआ है? तो यमुना नदी और घग्गर नदी, दोनों को ध्यान रखिएगा। यमुना नदी और घग्गर नदी के बीच बसा हुआ है। लेकिन पहले बात करते हैं कि हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ध्यान रख लीजिएगा, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और हरियाणा में वह नदी विलुप्त हो गई थी, लेकिन अभी उसका उत्खनन चल रहा है, उसको पुनर्जीवित किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। और मुगलावली एक गांव है जो कि यमुनानगर के अंदर है। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर काम चला है और चल ही रहा है। और अभी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं उस नदी को, तो इस वजह से उसको पुनर्जीवित कर दिया गया है। लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करें तो यमुना नदी और घग्गर नदी, देखिए एक चलती है आपकी पंजाब के बिल्कुल बाउंड्री के आसपास से, बल्कि पंजाब में भी जाती है, ठीक है। और वह आखिर में सिरसा में जाकर और फिर बाहर निकल जाती है, यानी कि राजस्थान चले जाते हैं, हनुमानगढ़ जाते हैं। तो दूसरी चलती है आपकी यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर। पहले कहाँ पर चली आपकी? घग्गर नदी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। दूसरी आपकी चली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर, यमुना नदी चलती है वो। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कौन सी नदी उसके बीचों बीच बहती है? यमुना नदी। कितनी दूरी साहब? 320 किलोमीटर। यहाँ से कहाँ से एंटर करती है? आपकी आदि बद्री। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। ताजेवाला बांध, और ताजेवाला बांध से ही आपकी 2 नहरें निकाली गई हैं, एक पश्चिमी यमुना एक पूर्वी यमुना। जो पूर्वी यमुना है वह जाएगी आपकी पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ है आपका उत्तर प्रदेश। पश्चिमी यमुना आएगी आपकी पश्चिम की तरफ। पश्चिम में कौन है आपका? हरियाणा। तो पश्चिम की तरफ आती है और आपके रोहतक वगैरह इनमें यह सिंचाई का कार्य करती है। तो इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें हरियाणा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यमुनानगर के अंदर है एक आपका छाछरौली। छाछरौली है या छछरौली भी आपको मिलेगा, तो यमुनानगर के अंदर है ये। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे कम कहाँ पर होती है साहब? सिरसा में होती है। और जो आपकी शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 110 सेंटीमीटर के आसपास आंका गया है। जो यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर एक प्लेस है, एक स्थान है, उसको क्या बोला जाता है? सिख राजधानी बोला जाता है। हम बात करते हैं कि टांगरी नदी कहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है या इसका
उद्गम स्थल कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है। 1514 मीटर इसका क्रो एक पॉइंट है जो कि मोरनी हिल्स का सबसे ऊपर का पॉइंट है और शिवालिक रेंज का हरियाणा में सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक है साहब, जो टांगरी नदी है इन्हीं पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा में आती है, लेकिन इसका उद्गम अगर हरियाणा में पूछे तो आपका मोरनी हिल से रहेगा, लेकिन यह प्रॉपर तरीके यहीं से नहीं निकलते, हिमाचल प्रदेश से यह निकलते हैं, लेकिन शिवालिक की ही रेंज से यह निकलती है। ठीक है साहब, किसकी बात कर रहे हैं? टांगरी की। टांगरी पंचकूला से निकलकर अंबाला आती है और अंबाला में एक नदी है आपकी, कौन सी? मारकंडा। मारकंडा के अंदर यह आकर मिल जाती है और फिर मारकंडा ही आगे बढ़ती है। इतनी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अगर हम आगे जाकर देखते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? देखिए ब्लू बर्ड जब भी आपको नजर आए हिसार, ब्लैक बर्ड जब भी आपको नजर आए, देखिए ब्लैक मतलब कि काला, काला से याद करो काली खांसी, मतलब कि काली खांसी यानी कि खांसी, खांसी से खांसी और ब्लैक से काला, काली खांसी भाई बहुत खतरनाक होती है। तो ब्लैक नजर आए तो खांसी और ब्लू नजर आए तो हिसार। कोटला झील आपकी मेवाती में रहेगी, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। भड़कल झील कहाँ पर है आपकी? फरीदाबाद के अंदर है साहब। 1947 के अंदर इसको बनाया गया था जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, जामुन वाटिका कहाँ पर है? तो कैथल के अंदर है आपकी जामुन वाटिका। कैथल की स्थापना होती है आपकी 1989 में, 1 नवंबर 1989 को, और 1 नवंबर 1989 को ही 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। कौन कौन से साहब आपके बने थे? यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यानी यमुनानगर का, कैथल, पानी, पानीपत, पीकर रेवाड़ी गया, रेवाड़ी तो डायरेक्ट है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे और इसमें से जो आपका पानीपत है उसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया था, तो उसको 1991-92 के आसपास दोबारा से फिर जिला बनाया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि 2 बार जिला बनने वाला कौन सा हरियाणा का एकमात्र जिला है? तो वह पानीपत रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो कैथल की स्थापना होती है 1989 में। कैथल के अंदर आपका हनुमान नगरी इसको बोला जाता है, हनुमत नगरी भी बोला जाता है, वानर नगरी भी इसको बोला जाता है, कपिल स्थल भी इसको बोला जाता है, हनुमान। और हाँ, इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कैथल के अंदर 1240 में हत्या हुई थी। किसकी हत्या की गई थी? कैथल में ही, किसकी? आपकी रजिया बेगम सुल्तान की। 1240 में गद्दी पर बैठती हैं ये, 1236 में, 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी और इनके पति अल्तुनिया की। तो उनका मकबरा भी यहीं पर है, कहाँ पर? कैथल के अंदर ही है। और क्या क्या फेमस है यहाँ पर? आपके नवग्रह कुंड, ठीक है, महाभारत युद्ध के बाद पितरों की शांति वगैरह इन सब की चीज़ों के लिए नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया गया था, जिसमें से आज मात्र 4 या 5 बड़ी मुश्किल से बचे हैं, बाकी आपके विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी बात आती है कैथल की। हाँ, कैथल के अंदर एक चीज़ और है, भाई साहब का हवेली, भाई साहब की हवेली है ये, पुलिस स्टेशन के आसपास है, जो शहर का पुलिस स्टेशन है आपका चिल्ड्रन पार्क से आगे, वहाँ पर है ये। चलिए, खोल ही रेतान हमने काफ़ी बार बात कर लिया, कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। पंचकूला 1995 में बना था। 5 झरने या 5 झीलें आप यहाँ पर बोल सकते हैं। पहले के टाइम पे 5 नदियाँ, इनफैक्ट नदियाँ, हाँ झीलें नहीं सॉरी नदियाँ, ठीक है, 5 नदियों का संगम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। और हाँ, नहरों की नगरी भी पंचकूला को बोला जाता है, ट्राई सिटी भी इसको बोला जाता है। आपकी कालका और पिंजौर काफ़ी फेमस सिटी है। कालका आपकी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री को छूता है, मतलब यह एक बीच का पॉइंट है। वहीं से होकर हम कहाँ पर जाते हैं? आपकी सोलन और आपका हिमाचल शिमला, जहाँ भी आपको जाना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 है साहब, बात कर भी चुका हूँ मैं। एक पिपली है जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर ही है, एक आपका भिवानी जिसका अभी नाम चेंज हुआ है, और एक रोहतक, हाँ रोहतक भी है। ठीक है, चलिए, रोहतक, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड विजेताओं के लिए हरियाणा सरकार क्या करे? तो वोल्वो बस में यात्रा फ्री रहेगी। इसके बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार बने हैं साहब? दूसरी बार बने हैं, लेकिन 11वें नंबर के हैं। 11वें नंबर का क्या मतलब हुआ? क्योंकि इससे पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, वो 10वें नंबर के थे। उससे पहले कौन थे? हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वह है आपके 9वें नंबर के थे। ठीक है, व्यक्ति वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह 11वें नंबर के हैं और दूसरी बार बने हैं। कहाँ से, किस विधानसभा से? तो लाडवा विधानसभा से बने हैं, और इसी वजह से लाडवा को अब क्या बोला गया? सीएम सिटी बोला गया है। और लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो इसी वजह से कुरुक्षेत्र को आपका सीएम डिस्ट्रिक्ट या सीएम जिला भी बोला गया है। कौन सी बार बने हैं साहब? दूसरी बार बने हैं। कब बने हैं आपके? 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं, तो 8 को रिजल्ट आता है साहब। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी की 48 सीटें आती हैं, तो उसी से बने हैं साहब। इससे पहले ये क्या थे? तो इससे पहले ये है लोकसभा के एमपी थे।
ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं उसमें कितने खिलाड़ी गए थे? हरियाणा की बात कर रहे हैं तो 24 खिलाड़ी गए थे हरियाणा से। पूरे भारत के पूछ ले तो 117 गए थे। भारत की अगर हम बात करते हैं तो 6 मेडल आते हैं। हरियाणा वालों का योगदान कितने में है? 5 में है, और 5 में से 3 आपके अकेले झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यह भी एक अहम योगदान है। पहले गैर कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। इन्होंने खुद की पार्टी बनाई, विशाल हरियाणा पार्टी। 1967 में जीते हैं। इससे पहले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यह पार्टी बनाते हैं, वहीं से जीते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी यह मुख्यमंत्री थे। अगर मैं पूछ लूँ प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे भारत के 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, वह क्या रहे हैं? आपके कांग्रेस पार्टी से संबंधित। लेकिन जो चौथे आते हैं आपके, कौन से होते हैं आपके? वो मोरारजी देसाई। तो वह मोरारजी देसाई के आपके पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, जनता दल से उनका संबंध था। और इससे अगले 5वें चौधरी चरण सिंह, यह भी आपके क्या थे? गैर कांग्रेसी। इसके बाद आपके छठे प्रधानमंत्री आते हैं। छठे कौन से थे आपके? राजीव गांधी। किसके पुत्र थे ये? तीसरे प्रधानमंत्री, यानी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे। तो यह दोबारा से फिर कांग्रेस पार्टी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सखी बीमा, एक करंट का प्रश्न आ गया। कहाँ से और कब किसने शुरू की? तो 9 दिसंबर को शुरू की है पानीपत से, और मोदी जी ने ही शुरू की है। तो पानीपत से 2015 में एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके एक योजना शुरू हुई थी। तो वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और वह भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है। तो यह भी आपकी नो डाउट के आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। क्या है साहब इसके अंदर? जो आपकी LIC कंपनी है उसकी एजेंट बनाया जाएगा 18 साल से 70 साल के बीच की 2 लाख महिलाओं को, जिसने 10वीं पास कर रखी है। तो यानी कि इंश्योरेंस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई है। ठीक है साहब। और क्या खास बात है? इसके 3 साल तक इन लेडीज़ को स्टाइफंड भी मिलेगा। 7, 6, 5 ऐसा करके है। एक बार उस टर्म को आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन 3 साल तक आपको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसका नाम सखी बीमा कहाँ से शुरू की? पानीपत से। और किस डेट को? 9 दिसंबर को। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2024 में किस क्षेत्र में गीता जयंती का मेला का आयोजन हुआ? तो कुरुक्षेत्र में हुआ है। लेकिन अभी यह कंप्लीट हो चुकी है 15 तारीख को। 29 से 15 यानी कि 18 दिनों के लिए यह इसका आयोजन किया जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें कुछ सहयोगी राज्य भी होते हैं, जो कि अब की बार उड़ीसा था। ठीक है, कुछ सहयोगी देश होते हैं और इसमें अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके स्टेट से कलाकार आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। जो आपकी हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाता है, अपने कल्चर को दिखाया जाता है। तो अब की बार क्या किया गया है? 2024 में इसको लाइव प्रकाशित किया गया है। लाइव इसका चलाया गया है विजुअल। कहाँ पर? विदेशों में। तो अब की बार विदेशों से भी इसको देखा गया है। हरियाणा में मेट्रो कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित हो चुकी है? तो दिल्ली से करनाल तक हरियाणा के अंदर मेट्रो प्रस्तावित हो चुकी है। अभी क्या हरियाणा के अंदर मेट्रो है? हाँ, गुरुग्राम में है, जो कि सबसे पहले वहीं पर चली थी। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पर चंडीगढ़ पंचकूला में भी बोला तो जा रहा है कि प्रस्तावित हो चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ काम नहीं चला है। लेकिन दिल्ली से करनाल तक, लेकिन इसका टारगेट रखा जाएगा कि 5 से 10 साल। अभी तो यह नहीं होगी। नायब सिंह सैनी का पूरा कार्यकाल चला जाएगा, लेकिन अभी तो यह है, इसकी शुरुआत भी नहीं होगी कुछ समय के लिए। तो इसके बाद काफ़ी लंबा समय निकलेगा, क्योंकि लगभग आपका तकरीबन आपका 170-150 किलोमीटर ऐसा करके कुछ पड़ेगा। हाँ, इसकी विशेषता ये ऐसी है कि बोला गया कि इसके अंदर सिर्फ 17 स्टेशन होंगे, यानी कि 17 जगह पर यह रुकेगी, ज़्यादा स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अगर 150 किलोमीटर आप चल रहे हैं, 150 से 250 किलोमीटर चल रहे हैं और जस्ट आप 17 किलोमीटर ही रुक रहे हैं, तो मतलब 17 जगह ही आप रुक रहे हैं, तो इसमें बुराई भी क्या है? लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ऐसी कोई छोटी बात है नहीं कि 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर बन जाएगी। आप यह मान के चलो 2025 में आप बैठे हो तो तकरीबन आपका यह 2035 से 38 के आसपास यह बिल्कुल काम आराम से होगा। क्यों? क्योंकि 17 जगह आपके मेट्रो स्टेशन बनाने हैं, और मेट्रो स्टेशन के एक ह्यूज एरिया लगता है, बहुत एक काफ़ी एरिया लगता है। और फिर उसके लिए पूरा ट्रांसपोर्ट यह सब चीज़ें देखनी, ट्रैक्स बिछानी, किस प्रकार से चलेगी, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप बोल दे तो 2 से 5 साल के अंदर हो जाएगा, नहीं, 2040 तक आप इसको मानकर चल सकते हैं। ठीक है। और बोला गया कि 45 मिनट में आप लोग वहाँ से करनाल से यहाँ पर पहुँच जाएंगे ईजिली। हरियाणा गठन के समय कितना क्षेत्र था? 44,212 आपका क्षेत्र था। कब गठन हुआ था साहब? 1966 में गठन होता है। किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हम हुए थे, और पंजाब को आपका 65 दशमलव कुछ
प्रतिशत मिला और हमें 34 दशमलव कुछ हिस्सा मिला है। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जो हमें क्षेत्र मिला था वह था आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि अभी भी है। पंजाब के अंदर 13 लोकसभा की सीटें हैं, तो वह हमसे थोड़ा सा बड़ा है। हमारे पास अभी 10 लोकसभा की सीटें हैं। जो उसकी विधानसभा की सीटें हैं वह भी आपकी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास है 90 और उसकी कितनी है, उसकी आई थिंक 117 के आसपास है। मैं एग्जैक्ट मेरे पास डाटा नहीं है, हाँ, लेकिन 100 से ऊपर ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी कि आपकी जो HBSC है उसके अभी नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यह करंट का प्रश्न है अभी 2024 का ही। पंकज अग्रवाल इनका नाम है और ये पूर्व IAS हैं, पंकज अग्रवाल, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर मैं बात करूं HBSC की, तो आपकी स्थापना कहाँ पर होती है? स्टार टेक्निक्स की स्थापना होती है 1969 के आसपास। कहाँ पर होती है आपकी? चंडीगढ़ के अंदर होती है। लेकिन 1981-82 में कहाँ पर ला दिया जाता है इसको? भिवानी में, जिसको आज आप HBSC बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है अभी। पहले कहाँ पर था? चंडीगढ़ के अंदर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सखी बीमा, तो वही दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया कि 18 से 70 साल तक की 2 लाख महिलाएं जिन्होंने 10वीं रखी है, LIC का एजेंट बनाया जाएगा। 3 साल तक स्टाइफंड दिया जाएगा। महिलाओं के लिए यह स्कीम है और 9 दिसंबर को पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न, RBI के नए गवर्नर, नेशनल लेवल का प्रश्न है, हरियाणा का तो नहीं है ये। RBI के अभी नए गवर्नर बने हैं, 26वें नंबर के हैं, संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। लगातार 6 साल, 18-19 में ये बने थे, 18 में ये बने थे शायद ये, हाँ, तभी होते हैं 6 साल, ठीक है। तो RBI के ये नए गवर्नर हैं, 26वें नंबर के हैं। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के? 26वें के। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। इससे पहले 6 साल कार्यकाल किया शक्तिकांत दास ने, RBI के गवर्नर बने हैं। हरियाणा में कितने नए जिले प्रस्तावित है? तो 3 जिले प्रस्तावित है फिलहाल तो, लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का विजेता हरियाणा रहा है, जिसने 14 गोल्ड जीते हैं। 2024 में किस एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? आई थिंक आपके सभी करंट के प्रश्न आ गए आगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजकुमार राव हैं, जिनका संबंध गुरुग्राम से है, और स्त्री 2 है ना। किस किस ने देखी है मूवी? काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है, श्रद्धा कपूर ने भी उसमें काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है, तो वहाँ से रिलेट कर लेना राजकुमार राव। भारत टीवी मुक्त कब तक हो जाएगा? 2023। लेकिन हरियाणा कब तक हो जाएगा? 2025 का टारगेट रखा गया है। इंडियन रेड क्रॉस की बात की गई है। इसमें हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह है आपके अंकुश मिगलानी, ठीक है, अंकुश मिगलानी। अभी हाल ही में OTT की सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने? तो आपके जयदीप अहलावत हैं, जिनका संबंध हरियाणा से है। 2 अवार्ड इनको मिले हैं, एक तो आपका महाराजा फिल्म के लिए, दूसरा आपका जाने जा फिल्म के लिए। जाने जा के लिए इनको बेस्ट एक्टर, और इस महाराजा के लिए इसका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। चलिए, एक प्रश्न मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था कि जो आपके यमुनानगर है उसको सिख राजधानी बोलते हैं, उसमें एक स्थान है लोहागढ़, तो इसको याद रख लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। हरियाणा में कहाँ पर पहली यूनानी, ये पहला, ठीक है, पहला यूनानी कॉलेज खोला जाएगा? तो अकेड़ा, यहाँ कहाँ पर है? नूंह के अंदर है। पहला यूनानी कॉलेज यहाँ पर खोला जाएगा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? फल लिखा गया, पहला आएगा ये, तो आपका नांदा गांव है, जो कि आपका चरखी दादरे के अंदर है। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला सैनिक महिला कॉलेज प्रस्तावित कहाँ पर है? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है, खुडाना में, ठीक है। ये आपके करंट के प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा आप बारीकी से देखिएगा, क्योंकि कहीं गलत ना हो जाए। 168वां प्रश्न आपका, बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन में हरियाणा के अलावा कौन कौन से आपके जो भारत के राज्य है? तो सबसे पहले आपका आएगा राजस्थान, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती और राजस्थान के अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं है। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके नए OSD बनाए गए हैं अभी, उनका क्या नाम है? भारत भूषण भारती। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में कहाँ तक मेट्रो को मंजूरी मिल चुकी है? तो दिल्ली से करनाल तक की आपकी मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में हरियाणा सरकार में जेल मंत्री कौन है? तो अरविंद शर्मा, जो कि आपके गोहाना से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसके साथ साथ याद कर लो, यह जेल मंत्री भी हैं और यह चुनाव मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं ये, और इसके साथ साथ आपका पर्यटन विभाग भी इन्हीं को सौंपा गया है। तो 3-4 विभाग इनको सौंपे गए हैं। अरविंद शर्मा जी हैं, कहाँ से है? गोहाना से हैं। गोहाना आपका कहाँ पर आया है? आपका सोनीपत के अंदर है। सोनीपत आपका 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, सोनीपत और भिवानी की। अरविंद शर्मा की बात करें तो इससे पहले 1924 के क्या थे? आपके MP थे, यानी कि आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आपके लोकसभा के सांसद थे। कहाँ से चुनाव जीते थे? रोहतक से। अब कौन है रोहतक से? आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से कितनी सीटें मिली हैं? 24 से 29 के चुनाव में, तब आपकी जस्ट 37 सीट्स मिली हैं।
अगर हम आगे बात करते हैं वर्तमान में, ये तो हमने कर लिया, इससे आगे 2024 में ओलंपिक में हरियाणा की बेटी मन्नू भाकर ने कितने पदक जीते? 2। कहाँ से है ये? गोरेगांव झज्जर से। और 2002 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 इन्होंने पदक जीते हैं। किस किस खेल में सर? शूटिंग में जीते हैं। एक तो इन्होंने 10 मीटर में, एक 25 मीटर में। एक तो ही इन्होंने इंडिविजुअल यानी कि जिसमें एक ही खिलाड़ी खेलता है उसमें जीता है। दूसरा टीम इवेंट में। टीम इवेंट में एक अंबाला के हैं सरबजोत सिंह, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने जीता है। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों जो मेडल है, कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2024 में हरियाणा से 24 खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं और भारत से 117 खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं। अगर भारत के लेवल की बात करें, 6 मेडल आते हैं, जिसमें हरियाणा वालों का 5 में योगदान है। 5 में से भी 3 आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कौन से? 2 की तो हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया। तीसरा है आपका अमन सहरावत, जो कि 57 किलोग्राम वजन के अंदर लेकर आते हैं। यह भी आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव से हैं। और आपके जो 2 बच जाते हैं, क्योंकि ये तो 3 हो गए, इसके अलावा 2, एक तो आपका कबड्डी के अंदर संजय हमारा एक प्लेयर है, एक और प्लेयर है जो कि हमारे इंडियन हॉकी टीम में हैं। तो इंडियन हॉकी टीम भी हमारा एक मेडल लेकर आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा खंडरा गांव पानीपत, पानीपत के अंदर है खंडरा गांव, आपके गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा, वह आपके पास सिल्वर लेकर आते हैं। तो भारत, और एक अगर हम बात करें भारत की, तब 5 तो हरियाणा से हो गए। छठा मेडल आता है आपका महाराष्ट्र से, स्वप्निल कुसाले करके ऐसा है, एक बार उनका नाम देख लीजिएगा। तो वह भी शूटिंग के अंदर ही लेकर आते हैं। तो भारत ने आपके बार 3 पदक शूटिंग के अंदर जीते हैं, एक पदक आपका कुश्ती के अंदर जीता है, एक हॉकी के अंदर, और एक जीता है आपका जेवलिन थ्रो के अंदर। तो 4 इवेंट में भारत ने 6 मेडल जीतने का कार्य किया है। इससे पहले जो आपके ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे? 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, जिसमें भारत ने आपके 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था। और अब की बार 6 पदक जीते हैं, एक भी गोल्ड नहीं है, एक सिल्वर है, जो कि हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव के जो जेवलिन थ्रोवर है, कौन? नीरज चोपड़ा, उन्होंने ही जीता है, गोल्डन बॉय ने ही जीता है। ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें जेवलिन थ्रो की, गोल्ड किस देश ने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता है। और पाकिस्तान के पास अब तक के इतिहास में यह पहला गोल्ड गया है। चलिए, हाँ, भारत अगर इंडिविजुअल गेम्स की बात करें तो भारत के पास 2 गोल्ड आ चुके हैं इंडिविजुअल। पहले हॉकी, जैसे कि पहले तो टीम इवेंट में आए, लेकिन अगर हम पहले इंडिविजुअल की बात करें, 2008 में शूटिंग गेम में आया था अभिनव बिंद्रा का, और 2020 के बजाय 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पर आपका आता है गोल्डन बॉय यानी कि आपका नीरज चोपड़ा का। चलिए, 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? 4 लोगों को मिला है। बिल्कुल बारीकी से करवाया है, इसी वीडियो में ऊपर करवाया है मैंने। चलिए, हरियाणा का ऐसा जिला जो 3 तरफ से राजस्थान को टच करता है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि आपका उत्तराखंड को टच करता है। यहाँ पर चलिए मैप आ ही गया, तो आपका अगर आप देखोगे, जो आपका यमुनानगर है, यह इसकी हल्की सी बाउंड्री लगती है उत्तराखंड को, जस्ट 11 किलोमीटर। तो प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है, यह तो नहीं कि ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, आ सकता है कि हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसकी बाउंड्री उत्तराखंड को लगती है। तो आपका रहेगा यमुनानगर। कितनी बाउंड्री साहब? 11 किलोमीटर। और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा उत्तराखंड के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है? 11 से 1 बढ़ा दो 12, 1261 राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ हमारे 7 जिले, यूपी के साथ भी 7 जिले, और पंजाब के साथ भी 7 जिले, लेकिन उत्तराखंड के साथ 1 जिले, और हिमाचल प्रदेश के साथ 3 जिले। तो याद कर लो, लिख लो कि हम 5 अदर स्टेट के साथ बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी सीमा मिलती है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। हरियाणा का सिर्फ एक जिला लगता है, कौन सा? यमुनानगर। लेकिन हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का भी साहब एक ही जिला लगता है, वह कौन सा है आपका? देहरादून। देहरादून लगता है। और हरियाणा का यमुनानगर। हाँ, मैंने बात की थी 1262, जो कि आपके राजस्थान के साथ हरियाणा सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है। अगर आप इसको उलट दोगे यानी 6212 कर दोगे, तो इतनी ग्राम पंचायतें हैं 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा में। और गांव कितने हैं? 6841। और 2022 या 21 के डेटा में यह बढ़ चुकी हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर, हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ को लगता है, तो चंडीगढ़ को एक ही जिला लगता है, पंचकुला। अगर मैं बात करूँ, चलिए आगे दिल्ली का आ ही जाएगा, ये अगला आ ही गया, तो दिल्ली को लगते हैं 4 जिले। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ऊपर है, यह यहाँ पर है आपके ऊपर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को हमारा सिर्फ पंचकुला एक ही लगता है। जो राजस्थान है यहाँ पर इस तरफ, तो इसको 7 लगते हैं। अगर हम बात करें पूरे पंजाब की, तो इसको भी 7 लगते हैं।
कौन सा? पंचकूला 1, अम्बाला 2, कुरुक्षेत्र 3, कैथल 4, आपका जींद 5, फतेहाबाद 6 और सिरसा 7। तो इसी प्रकार से 7 यूपी और राजस्थान और पंजाब के साथ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी दिल्ली की, देखिए यह सफ़ेद कलर का आपको दिखेगा दिल्ली। यहाँ पर आपका सोनीपत 1, यहाँ पर आपका झज्जर 2, गुरुग्राम 3 और आपका फरीदाबाद। तो 4 जिले लगते हैं दिल्ली को। क्या आपने एक चीज़ नोट की कि दिल्ली को हम 3 तरफ से घेरते हैं, जस्ट ऊपर वाली साइड से हम नहीं घेरते, यानी कि 4 जिले लगते हैं, 3 तरफ से हम घेरते हैं और ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ से हम इसको नहीं घेरते। जो आपका दिल्ली है इसको एनआर क्षेत्र घोषित किया गया है, एनसीआर, सॉरी एनआर नहीं एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 1991 में इसको घोषित किया गया था और इसके लिए 69वां संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अब बता ही देता हूँ आपको कि इसके अंदर हरियाणा के 14 जिले आते हैं, यानी 14 जिलों का क्षेत्र एनसीआर के अंदर आता है। जिले कितने हरियाणा में? 22। इसके अंदर कितने आ गए? 14 जिले। यूपी के कितने जिले आते हैं? 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले। तो 3 स्टेट लगती हैं एनसीआर में, जिसके अंदर 14, 8, 22 और 2 24। तो 24 जिले आते हैं। इतनी भी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें, हरियाणा का 57% हिस्सा दिल्ली एनसीआर कवर करता है। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जब भी बात आई 57% की, तो एक और डेटा इसके साथ याद रखो। क्या साहब? जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं धरती से, जब भी आपको लगे कि मुझे पूरा आज चांद दिखाई दे रहा है, तो पूरा नहीं होता, 57% ही हिस्सा दिखाई देता है, यानी कि हमें धरती से चांद का 57% ही हिस्सा दिखाई देता है। चलिए, हरियाणा का ऐसा जिला जो पंजाब और राजस्थान दोनों को टच करता है वह रहेगा आपका सिरसा। कैसे देखोगे? देख लो, ऊपर है आपका पंजाब यहाँ तक और यह रहा आपका राजस्थान, तो सिरसा है जो कि दोनों की बाउंड्री टच करता है। गठन के समय हरियाणा के कितने जिले थे? 7। बहुत सारे लोग इस ट्रिक को जानते भी होंगे। घर JKM यानी कि घर जम्मू कश्मीर में, सिंपल ट्रिक है। घर G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल और M फॉर महेंद्रगढ़। यह 7 जिले जो कि आपके 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे। अब कितने जिले हैं साहब? 22। 2011 के डेटा में कितने जिले हैं? 21। पहले कितने थे? 7। अच्छा, जो 7 से 22 बने हैं, यह कब कब किस क्षेत्र से निकाला गया, किस डेट को बने, इसके ऊपर एक शानदार लेक्चर बना रखा है, देख लीजिएगा उसको भी। चलिए आगे बात करते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले थे? 21। वर्तमान में कितने हैं? 22 है, तो हमने देख ही लिया। वर्तमान में कितने हैं? 22 है, भी हमने देख लिया। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा था की बात की गई है, कब? यह तो भाई पूछा ही नहीं। तो 1966 यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया। ठीक है, 1966 की बात करें तो हिसार जिला। 2011 की बात करें उसमें है आपका सिरसा जिला। तो दोनों में फ़र्क है। पहले साहब हिसार था, अब सिरसा कैसे हो गया भाई? यह था 1966 में। 1972 में इसमें से भिवानी निकाल दिया गया। 1972 में हरियाणा के अंदर 2 जिलों का गठन हुआ था, एक सोनीपत और एक भिवानी। कब कौन सा जिला बना, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाकर डाल रखा है, उसको देख लिया। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। वर्तमान में है सिरसा, पहले था आपका हिसार। अब वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। और 1966 में आपका सबसे छोटा था जींद। तो 4 यह प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हल्के में मत लेना। हरियाणा के वो 2 जिले जिनकी बाउंड्री किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, तो चरखी दादरी और आपका रोहतक। याद कैसे रखोगे? पिछले मैप को दिखाता हूँ मैं एक बार, यह रहा आपका, यहाँ पर चरखी दादरी हाँ है। जो आपका रोहतक जिला है, इसका किसी भी दूसरे राज्य के साथ कोई सीमा टच नहीं करती है, जो आपका चरखी दादरी है, क्योंकि चरखी दादरी की सीमा यहाँ तक है। चरखी दादरी आपका झज्जर, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी को लग गया, लेकिन राजस्थान को नहीं लगता। चरखी दादरी राजस्थान को नहीं लगता। तो 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिसकी बाउंड्री किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती। यूपी को लगते हैं 7, पंजाब को लगते हैं 7 और राजस्थान को लगते हैं 7। और सबसे ज़्यादा 7 सीटें ही हरियाणा विधानसभा की हैं। किस जिले में? हिसार जिले में। और जिलों में इतनी सीट्स नहीं है विधानसभा की, सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? हिसार जिले के अंदर। अगर मैं बात करूँ हरियाणा विधानसभा की, तो कितनी सीट्स हैं? तो 90 सीटें हैं अभी। तो चलिए, आई थिंक हमने पूरे लेक्चर्स कवर कर लिए, तभी तो आया
कि आप द टीचर्स हरियाणा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं द टीचर्स। यहाँ पर 02 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यह है द टीचर्स 02। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हो तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल निकल आएगा। लाइक कर देना भाई, क्योंकि अभी तक मैंने बोला भी नहीं, वैसे मैं बोलता भी नहीं, बहुत कम बोलता हूँ। वैसे आप लोग जो जिन लोगों को कंटेंट पसंद आता है आप कर ही देते हो। शेयर कर दो, हाँ शेयर कर देना, सभी को नहीं बोलता, बस उस इंसान तक जो शायद अगर इस वीडियो को देखे कुछ ना कुछ 1 2 3 नंबर यार उसको मिल जाए, क्योंकि यह भी एक कर्म है। यकीन करना, कर्म में काउंट होती हैं ये चीज़ भी। अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा तो बोल रहा नहीं कि हर टाइम कर दो, कभी कभार कर दिया करो, जस्ट उस इंसान तक जिसको थोड़ी सी वैल्यू स्टडी की पता है। अगर नहीं है आपके टच में ऐसा कोई इंसान, चलो लेट गो, रहने दो। तो अब हम बात करते हैं आपकी, आई थिंक तो 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। एक तो ये जो आपने अभी देखा, ठीक है, यह दूसरा पार्ट है, और एक इससे पहले अपलोड कर दिया है, वह है आपका 2 मिनट और 12 सेकंड का। आज वाला है हमारा तकरीबन 1 घंटा, पहला 2 घंटे 12 मिनट, अब का 1 घंटा 30 मिनट। तो आपके लगभग लगभग 4 घंटे, 4 पौने 4 घंटे के दोनों लेक्चर हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको 2000 से ज़्यादा प्रश्न करवाए हैं। और आपके वैसे तो मैंने MCQ टाइप यह बनाए हैं, 1 लाइनर टाइप बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, कई प्रकार के आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों वीडियोज या दोनों लेक्चर, दोनों मैराथन आपको काफ़ी पसंद आएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा तो वह अभी उसको फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट देख लिया, आपको यकीन करना कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ लिंक्स मैं यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट लेक्चर का, जिसने नहीं देखा उसको वह देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं लिंक्स कौन कौन से दूंगा तो ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा का क्या क्या योगदान रहा है, एक उसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो अभी 2024 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है या हरियाणा सरकार बनी है, उसका भी लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा पद्मश्री। तो ये 4 लिंक्स मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ कि यह 4 लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। और भाई इन चारों को देख लीजिएगा, क्योंकि करंट के प्रश्न भी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 2 लिंक्स और दूंगा। कौन कौन से? 2 वीडियो हैं जो कि आपकी करंट की हैं, जो कि आपकी नियुक्तियां और कुछ स्कीम्स हैं, जो उनको एक बार आप देख लेना, नज़रों से निकाल लेना। हाँ, जो इसकी PDF है 2000 प्लस प्रश्न वाली, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप द टीचर्स 02 इसके आगे लिख दो, ऐसा करके टेलीग्राम पर सर्च करो, वह वहाँ मिल जाएगा। ना मिले तो आपको लिंक जो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं उस पर क्लिक कर लेना, और फिर आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, तब उस पर आप देख लेना, PDF मिल जाएगी। भाई PDF आपको हर लेक्चर की वहाँ पर अपलोड करवा देते हैं। अगर फिर भी ना मिले तो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम पर ही स्पेशल मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर स्पेशल मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं यहीं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से स्पेशल मैसेज कर दिया करो। बहुत सारे कैंडिडेट जिनको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ और भी क्वेरीज होते हैं, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं, नो डाउट। क्योंकि जब हमने ठान ही लिया है कि हमने काम ही यही करना है, तो अपना 100% देंगे। जितना हमें पता है, आप लोगों का हाथ जो पकड़ा है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना पता है हमें, जितना आता है, जितना नहीं भी आता वह आपका किसी और से पूछ कर करवाने का हम एक जुनून रखते हैं, आपके साथ प्रॉमिस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पूरा एक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगेन बस यही कहूँगा कि लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना द टीचर्स हरियाणा। द टीचर्स हरियाणा जो द टीचर्स है उसकी एक एफिलेटेड यह चैनल है, द टीचर्स हरियाणा, वह हमारा मेन चैनल है, और एक यह चैनल है। तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग, और PDF वगैरह सब आपको वहीं से मिल जाएंगी। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, बस मैं आपको यही बोलूँगा कि हर दिन पढ़ते रहना, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है, एकदम कोई भी आगे नहीं जा सकता। इस बात को आपके दिमाग से निकाल देना कि अचानक से रातों रात कोई कुछ बन सकता है, कुछ किस्मत भी फैक्टर काम करता है। लेकिन जो लोग एक ही जगह हर दिन प्रहार कर रहे हैं कि भाई यही करना है, हाँ यही करना है, भाई यही करना है, तो वहाँ आप वो चीज़ें सीखो। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी मतलब लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो जो भी उनकी कार्य होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह जो भी हैं, और जो लड़के होते हैं जिनको बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। बहुत सारे मेरे भाई जो खेतों पर पहले जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, तो आपको सैल्यूट। टाइम से टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। जो चीज़ें नहीं आती
मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, डीएम करके आप पूछ सकते हैं। हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है ताकि डाइजेस्ट भी हो सके और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू गाइज।